वेलकम बैक सभी को। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट प्रेप माइंड मैप्स, द गो टू गाइड आपके सारे एग्जाम्स के लिए। बिल्कुल। यहाँ हम सिर्फ वही कवर करते हैं जो एक्चुअली जरूरी है। एग्जैक्टली, वी कट ऑल द नॉइस। हमारा पूरा फोकस रहता है ऑन क्रिएटिंग लेजर फोकस्ड एंड रेलेवेंट टॉप नॉच क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट। बस। और ये जो ऑडियो विजुअल सेशंस है, आप इनको ऐसे सोचिए कि ये माइंड मैप्स हैं। हाँ, मतलब एक टॉपर्स हैक जैसा। राइट। प्रिपरेशन टू फास्ट ट्रैक करने के लिए। और हाँ, एक चीज, सेक्शंस में जंप करने के लिए टाइम स्टैम्प जरूर यूज करें। बिल्कुल। और फाइनल रिवीजन के लिए वो डिटेल्ड बंडल जिसमें माइंड मैप्स, नोट्स, क्विक रिवीजन शीट्स, हाँ, और मोस्ट रेलेवेंट MCQs फॉर प्रैक्टिस भी हैं। वो सब आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स दोनों में। आज का टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री। ओह, एंशिएंट हिस्ट्री। ये ज्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ना गलत रीजन से डराता है। सही बात है, बहुत सारे फैक्ट्स, इतनी सारी डेट्स और स्ट्रक्चर तो जीरो। बिल्कुल। इसीलिए इस सीरीज में हम अप्रोच को बिल्कुल फ्लिप कर रहे हैं। राइट। तो इसका मतलब कोई स्टोरी टेलिंग नहीं, कोई रैंडम नोट्स नहीं। नो, कुछ नहीं, सिर्फ क्लीन माइंड मैप्स जो ये दिखाते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री एक्चुअली यूपीएससी सिलेबस और पीवाईक्यूज में फिट कैसे होती है। ओके, तो ये है पार्ट 1 ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज ऑन पॉडकास्ट प्रेप माइंड मैप्स। एग्जैक्टली। और इसमें हम सब्जेक्ट को थीम्स में ब्रेक करेंगे। अच्छा, जैसे कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमी और आर्कियोलॉजी, इन सबको लिंक करेंगे ताकि फैक्ट्स रटने के बजाय पैटर्न्स दिखें। मतलब एंशिएंट हिस्ट्री को उस तरह से सीखना जैसे यूपीएससी चाहता है। करेक्ट। स्ट्रक्चर्ड, कनेक्टेड और सबसे इंपॉर्टेंट, रिवाइजेबल। एग्जैक्टली। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेस। लेट्स बिगिन। आज हम एक ऐसी डिटेक्टिव स्टोरी पर काम करने वाले हैं जिसका टाइमलाइन 2 मिलियन साल लंबा है। और हमारे पास कोई रिटन एविडेंस भी नहीं है। बिल्कुल, सिर्फ पत्थर के टूल्स, पुरानी हड्डियां और केव्स में बनी पेंटिंग्स। इन्हीं क्लूज से हम पता लगाएंगे कि इंडिया के पहले इंसान कैसे रहते थे और कैसे उन्होंने बदलते एनवायरनमेंट को फेस किया और कैसे वो हंटर से फार्मर बने। तो इस लॉन्ग जर्नी को समझने के लिए हिस्टोरियंस इसे 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट? हाँ, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। और इन तीनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है रिटन एविडेंस का। अच्छा। तो प्री हिस्ट्री वो टाइम है जिसका हमारे पास कोई भी रीडेबल, डिसाइफरेबल रिटन रिकॉर्ड नहीं है। कोई भी नहीं? कुछ भी नहीं। ये अर्लीस्ट होमिनिन्स मतलब करीबन 14.5 से 2 मिलियन ईयर्स अगो से शुरू होकर 600 BC तक जाती है। तो इसकी पूरी कहानी सिर्फ स्टोन टूल्स, फॉसिल्स और पॉटरी से ही बनाई गई है? एग्जैक्टली। इसके बाद आता है प्रोटो हिस्ट्री। ओके, तो अगर प्री हिस्ट्री में राइटिंग नहीं थी, इसका मतलब प्रोटो में थी? करेक्ट। प्रोटो हिस्ट्री वो फेज है जहां स्क्रिप्ट तो एग्जिस्ट करती थी, पर उसमें एक कैच है। क्या कैच? या तो हम उस स्क्रिप्ट को आज तक पढ़ नहीं पाए, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट, राइट। या फिर उस सिविलाइजेशन ने खुद कुछ नहीं लिखा पर उनके बारे में उनके कंटेम्परेरीज ने लिखा। इसका बेस्ट एग्जांपल है वैदिक पीरियड। हाँ, जहां सारे ट्रेडिशंस ओरल थे, लिखे नहीं गए। एग्जैक्टली। और फिर थर्ड स्टेज आती है हिस्ट्री एज वी नो इट, जो 600 BCE से शुरू होती है। और यहां से हमें डिसाइफर्ड रिटन रिकॉर्ड्स मिलने लगते हैं, जैसे अशोकन ब्रह्मी स्क्रिप्ट। बिल्कुल। तो ये डिस्टिंक्शन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा प्री हिस्टोरिक नहीं, प्रोटो हिस्टोरिक है। ये सिर्फ एकेडमिक इंटरेस्ट की बात नहीं है, इसकी नेशनल इंपॉर्टेंस भी है। हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 49 कहता है कि नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करना स्टेट की ड्यूटी है। और आर्टिकल 51AF तो हम सबकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपने कल्चर के रिच हेरिटेज को वैल्यू और प्रिजर्व करें। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने का बेस्ट अप्रोच क्या है? इसे 3 एंगल से देखना चाहिए। पहला, ह्यूमन इकोलॉजी, मतलब एनवायरनमेंट कैसे बदला, जैसे प्लाइस्टोसीन से होलोसीन हुआ, और उसके साथ टेक्नोलॉजी कैसे बदली, मैक्रोलिथ्स से माइक्रोलिथ्स। एग्जैक्टली। दूसरा एंगल है कंटिन्यूटी, ये देखना कि आज के टेक्नोलॉजी, आर्ट और सोसाइटी की रूट्स कितनी पुरानी है। और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग है हिस्टोरियोग्राफी, मतलब कॉलोनियल इंटरप्रिटेशंस और मॉडर्न साइंटिफिक डेटा के बीच का डिफरेंस। जैसे एथिरम पक्कम की डेटिंग ने पूरी आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी को चैलेंज कर दिया है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी का कनेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ। इस कनेक्शन को ठीक से समझने के लिए चलिए पूरे स्टोन एज को एक फ्रेमवर्क में डालकर देखते हैं। परफेक्ट आइडिया। हम इसे एक मास्टर टेबल की तरह देख सकते हैं। हम हर पीरियड का टाइम, एपॉक, टेक्नोलॉजी और सब्सिस्टेंस मतलब लाइफस्टाइल कंपेयर करेंगे। ओके, तो पैलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज से शुरू करते हैं। राइट। ये सबसे लंबा फेज था, करीबन 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 10,000 BCE तक। जियोलॉजिकली ये प्लाइस्टोसीन एपॉक था, जिसे हम आइस एज भी कहते हैं। हाँ, आइस एज। इनकी टेक्नोलॉजी थी क्वार्टजाइट कोर टूल्स जैसे हैंड एक्सेस, और लाइफस्टाइल प्योर हंटिंग एंड गैदरिंग। फिर 10,000 BCE के बाद आइस एज खत्म हुई, नया दौर आया, मेसोलिथिक या मिडिल स्टोन एज। ये चला 10,000 से 6,000 BCE तक। अब एपॉक था होलोसीन, मतलब एक वार्मर पीरियड। तो टेक्नोलॉजी भी बदली होगी। बिल्कुल। अब आए माइक्रोलिथ्स, ये कंपोजिट टूल्स थे, और लाइफस्टाइल में फॉरेजिंग और फिशिंग इंपॉर्टेंट हो गए। मेसोलिथिक के बाद आया नियोलिथिक, अ न्यू स्टोन एज। टाइम फ्रेम है 6000 से 1000 BCE। ये भी होलोसीन में ही था। हाँ, पर यहाँ टेक्नोलॉजी में एक बड़ा जंप आया।
अब पॉलिश्ड स्टोन टूल्स जैसे सेल्स और पॉटरी आ गए। और सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था फूड प्रोडक्शन। एग्जैक्टली, एग्रीकल्चर प्लस हर्डिंग। इसके बाद आते हैं दो और फेजेस। पहले कैल्कोलिथिक यानी कॉपर स्टोन एज, करीबन 3000 से 700 BCE तक। यहाँ कॉपर के साथ स्टोन ब्लेडलेट्स यूज होते थे। लाइफस्टाइल रूरल एग्रीकल्चर और मेटलर्जी पर बेस था। और फाइनली आयरन एज, करीबन 1500 BCE से 200 BCE तक। यहाँ आयरन टूल्स आ गए। ब्लैक ऑन रेड वेयर पॉटरी पॉपुलर हुई और प्लाउ एग्रीकल्चर से सेकंड अर्बनाइजेशन की फाउंडेशन रखी गई। पर एक बात क्लियर करनी जरूरी है, ये सारे फेजेस पूरे इंडिया में एक साथ नहीं आए। ये सबसे अहम पॉइंट है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। टाइमलाइंस बहुत ओवरलैप करती हैं। जैसे जब साउथ इंडिया में नियोलिथिक कल्चर थी, उसी टाइम नॉर्थ वेस्ट में ब्रॉन्ज एज हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही थी। तो ये क्लासिफिकेशन, स्ट्रैटिग्राफी, लिथिक टाइपोलॉजी और सबसिस्टेंस पे बेस्ड है। एग्जैक्टली। अब जरा एनवायरमेंटल चेंज वाले पॉइंट को थोड़ा और डीप में देखते हैं। हाँ, प्लाइस्टोसीन और होलोसीन में आखिर बदला क्या? प्लाइस्टोसीन में क्लाइमेट एरिड और कोल्ड था। मेगाफोना मतलब बड़े जानवर एग्जिस्ट करते थे। और इंसान सेमी एरिड रीजन्स तक ही लिमिटेड थे। हाँ, फिर सी 10,000 BCE से होलोसीन शुरू हुआ। क्लाइमेट वार्मर और वेटर हो गया। इससे स्मॉलर फोना जैसे डियर और रैबिट बढ़े। वाइल्ड ग्रेन्स भी। एग्जैक्टली। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ। फास्ट मूविंग गेम के लिए माइक्रोलिथ्स डेवलप हुए और लोग पहली बार गंगा वैली जैसे एलुवियल प्लेन्स में रहने लगे। चलिए अब इस कहानी के पहले चैप्टर पेलियोलिथिक एज को डिटेल में देखते हैं। लोअर पेलियोलिथिक से शुरू करते हैं। लोअर पेलियोलिथिक, जो करीबन 2 मिलियन साल से 100,000 BCE तक चला, ये होमो इरेक्टस का टाइम था। टूल्स थे क्वार्टजाइट के। और इंडिया में दो मेन टूल ट्रेडिशंस दिखती हैं। हाँ, एक नॉर्थ वेस्ट में स्वानियन ट्रेडिशन, स्वान रिवर वैली के नाम पर। इसमें पेबल से बने चॉपर्स और चॉपिंग टूल्स आते हैं। चॉपर्स मतलब यूनिफेशियल। राइट, यूनिफेशियल मतलब सिर्फ एक साइड से शार्प किया हुआ, जबकि चॉपिंग टूल्स बाइफेशियल थे। और दूसरी ट्रेडिशन थी अचूलियन, जो पेनिनसुलर इंडिया में मिलती है। इसमें हैंड एक्सेस, क्लीवर्स और स्क्रेपर्स आते हैं। ये बाइफेशियल टूल्स थे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट शो करते हैं। तो प्रीलिम्स फोकस के लिए की साइट्स कौन सी है? सबसे पहले अटिरमपक्कम, तमिलनाडु में। यहाँ इंडिया के ओल्डेस्ट अचूलियन टूल्स मिले हैं। और इनकी डेटिंग? रीसेंट कॉस्मोजेनिक डेटिंग से पता चला है कि ये 1.5 से 1.7 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। 1.7 मिलियन? ये तो आउट ऑफ अफ्रीका टाइमलाइन को चैलेंज करता है। एग्जैक्टली। दूसरी साइट है हथनौरा, MP में। यहाँ से नर्मदा मैन का स्कल कैप मिला है। और ये इंडिया का ओनली ऑथेंटिक स्टोन एज ह्यूमन फॉसिल है। यस। फिर भीमबेटका की ऑडिटोरियम केव, जहाँ कॉन्टिन्यूअस हैबिटेशन के एविडेंस है। और हुंस की कर्नाटका में। ये एक हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट थी। हाँ, जहाँ लाइमस्टोन के टूल्स बनते थे। एक और साइट है दिदवाना, राजस्थान में। ओके, मिडिल पैलियोलिथिक, 100,000 से 40,000 BC। यहाँ क्या शिफ्ट हुआ? यहाँ होमिनिन थे आर्काइक होमोसेपियंस या निएंडरथाल्स, और टेक्नोलॉजी में कोर टूल से फ्लेक टूल्स पर शिफ्ट हुआ। इसे निवासा कल्चर भी कहते हैं, राइट? हाँ, निवासा साइट के नाम पर। और वो एक सोफिस्टिकेटेड टेक्निक यूज करते थे, लिवालोस टेक्निक। इसमें कोर को पहले प्रिपेयर करके एक प्री डिटर्मिन्ड शेप का फ्लेक निकाला जाता था। करेक्ट, जो एब्स्ट्रैक्ट प्लानिंग दिखाता है। टूल्स और मटेरियल्स में भी बदलाव आया होगा। जरूर। नहीं, खुद से स्क्रेपर्स, बोरर्स और पॉइंट्स। और मटेरियल में क्वार्टजाइट से चर्ट, जैस्पर और एगेट जैसे फाइन ग्रेन रॉक्स पर शिफ्ट हुआ। की साइट्स? नेवासा तो टाइप साइट हो गई। हाँ, इसके अलावा सामनापुर, लूनी वैली और पोटवार प्लाटो। एग्जाम नोट, कीवर्ड्स हैं फ्लेक इंडस्ट्री, लेवालो एप्स, नेवासा। फिर आता है अपर पेलियोलिथिक, 40,000 से 10,000 BCE। यहाँ तो एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस, होमो सेपियंस आ गए थे। यस। और टेक्नोलॉजी में ब्लेड एंड बरिन इंडस्ट्री डोमिनेंट हो गई। ब्लेड्स मतलब पैरेलल साइडेड फ्लेक्स। हाँ, जिनकी लेंथ उनकी विड्थ से डबल से ज्यादा होती थी। और बरिन्स चिजल लाइक टूल्स थे एनग्रेविंग के लिए। बोन टूल्स का यूज भी बढ़ा, आई थिंक। हाँ, कुरनूल केव्स में बोन नीडल्स और हार्पून्स मिले हैं। पर सबसे बड़ा शिफ्ट था कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, आर्ट और रिचुअल्स। राइट। अर्लीस्ट रॉक आर्ट भीमबेटका में मिलती है। ग्रीन लीनियर डांसर्स और डार्क रेड हंटर्स। ऑर्नामेंटेशन भी शुरू हुआ। पटने में ऑस्ट्रिच एग शेल्स मिले, जिन पे क्रिस क्रॉस डिजाइन्स एनग्रेव्ड थे। बीड्स भी बनाए गए। और रिलीजन का अर्लीस्ट एविडेंस वो बाघोर, MP में मिला है। एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म जिसके सेंटर में एक ट्रायंगुलर स्टोन है। इसे मदर गॉडेस का श्राइन माना जाता है। वाओ। एग्जाम नोट, फर्स्ट आर्ट अपर पेलियोलिथिक में शुरू हुई, मीसोलिथिक में नहीं। हालांकि मीसोलिथिक में मोर आर्ट है। क्विक पैलियोलिथिक रिवीजन: लोअर हैंड एक्स, क्वार्टजाइट, एज इरेक्टस। मिडिल फ्लेक, चर्ट, निएंडरथॉल। अपर ब्लेड, ब्रिन, बोन, एज सेपियंस। और की ट्रैप साइट्स: हथनोरा फॉसिल के लिए, नेवासा फ्लेक इंडस्ट्री के लिए, और बाघोर श्राइन के लिए। परफेक्ट। अब आते हैं मीसोलिथिक एज पर। ये होलोसीन वार्मिंग का टाइम था। और इस एज का हॉलमार्क है माइक्रोलिथ्स, 1 से 5 सेंटीमीटर के छोटे टूल्स। मटेरियल था क्रिप्टोक्रिस्टलाइन सिलिका जैसे चाल्सिडोनी, एगेट, और ये कंपोजिट टूल्स थे जिन्हें वुड या बोन पर लगाकर एरो, सिकल या सॉ बनाया जाता था। राइट।
इकोनॉमी ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गई, हंटिंग, फिशिंग, फाउलिंग, इंटेंसिव गैदरिंग। और पहली बार गंगा प्लेन्स की कॉलोनाइजेशन हुई। साइट्स है सराय नहर राय और महादहा। डोमेस्टिकेशन का अर्ली एविडेंस भी यहाँ मिलता है। हाँ, ये प्रोटोनियोलिथिक फेज है। बागोर और आदमगढ़ में शीप गोट डोमेस्टिकेशन के साइंस हैं। और चुपानी मांडो में वाइल्ड राइस गैदरिंग का एविडेंस। एग्जाम ट्रैप, डोमेस्टिकेशन मेसोलिथिक में शुरू हुआ, नियोलिथिक में नहीं। मेसोलिथिक में बरियल प्रैक्टिसेस भी शुरू हुए। हाँ, सिस्टमैटिक डिस्पोजल ऑफ द डेड। दमदमा में 41 ह्यूमन बरियल्स मिले हैं ग्रेव गुड्स के साथ। महादहा में एक डबल बरियल भी है, मेल प्लस फीमेल, जो आफ्टर लाइफ में बिलीफ और सोशल बॉन्डिंग दिखाता है। और रॉक आर्ट। ये इंडियन रॉक आर्ट का गोल्डन एज था। सोशल लाइफ सेंट्रल थीम बन गई, जैसे ग्रुप हंटिंग, कम्युनिटी डांसिंग। और एक यूनिक एक्सरे स्टाइल था जिसमें एनिमल्स के इंटरनल ऑर्गन्स दिखाए जाते थे। कलर्स यूज होते थे रेड और व्हाइट। बिल्कुल। अब चलिए उस दौर की बात करते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया, द न्यूलिथिक एज, जिसे न्यूलिथिक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। पर इंडिया में ये एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन था। हाँ, इसे एक न्यूलिथिक पैकेज की तरह देखना चाहिए। इसमें आते हैं सेडेंटरिज्म, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स और पॉटरी। और इस पैकेज की अर्लीस्ट साइट है नॉर्थ वेस्ट में मेहरगढ़, 7000 BCE। हाँ, बोलान रिवर के पास। इसकी खास बात यह है कि पीरियड आए ए सिरामिक था, नो पॉटरी, पर व्हीट बार्ली कल्टीवेशन और कैटल डोमेस्टिकेशन था। बाद में व्हील मेड पॉटरी आई। ये साइट हड़प्पा तक कंटिन्यूटी दिखाती है। नॉर्थ में कश्मीर की साइट्स अलग थी, बर्जा होम और गुफ्तक्राल। एकदम यूनिक। वहां पिच ड्वेलिंग्स थे, लोग जमीन में गड्ढे खोद कर रहते थे। और बुर्जा होम में डॉग बेरियल, मास्टर्स के साथ डॉग्स को भी बरी किया गया है। एक्सटेंसिव बोन टूल इंडस्ट्री भी थी। एग्जाम नोट, पिट ड्वेलिंग्स प्लस डॉग बेरियल इज इक्वल टू बुर्जा होम। मिड गैंजेटिक प्लेन्स में बिहार में चिरांद एक इंपॉर्टेंट साइट है। वहां अबंडेंट बोन टूल्स मिले हैं और मेन क्रॉप राइस था। और विंध्यन रीजन में कोल्डी हवा, साउथ एशिया का अर्लीस्ट राइस एविडेंस, circa 6000 BCE। वहां कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी भी मिलती है। और नॉर्थ ईस्ट में डाउजाली हार्डिंग। हाँ, असम में वहां शोल्डर्ड सेल्स मिले हैं जिनका साउथ ईस्ट एशियन एफिनिटी है। और सदर्न न्यूलिथिक का फोकस था मिलेट्स और कैटल पैस्टोरियलिज्म पर। राइट। साइट्स हैं मास्की, उतनूर, कुपकाल, और साउथ की सबसे बड़ी पजल है एश माउंड्स, जिनको FR ऑल्चिन में बर्न कैटल पेन्स प्रूव किया। एग्जैक्टली। इसके बाद शुरू हुई चाल्कोलिथिक एज, कॉपर स्टोन, 3700 BCE। ये मोस्टली रूरल और नॉन अर्बन थी। हाँ, टेक्नोलॉजी में कॉपर स्मेल्टिंग था, पर कॉपर स्केर्स था, इसलिए स्टोन ब्लेडलेट्स डोमिनेंट थे। हाउसिंग मड ब्रिक या वॉटल एंड ड्रॉप की थी, नो बर्न्ड ब्रिक्स। पॉटरी थी व्हील मेड ब्लैक एंड रेड वेयर, और रिलीजन में मदर गॉडेस और बुल मोटिव्स मिलते हैं। तो अलग अलग कल्चर्स का एक नेटवर्क था, जैसे गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। ये हड़प्पा को कॉपर सप्लाई करते थे, एक रिसोर्स पेरिफेरी थे। आहर बानस कल्चर को तंबावती कहते थे, सिटी ऑफ कॉपर, और ये नॉन माइक्रोलिथिक थे। सेंट्रल इंडिया में मालवा कल्चर की सबसे रिच पॉटरी मालवा वेयर मिलती है, और नावदटोली में मैक्सिमम ग्रेन वैरायटी। और महाराष्ट्र में जोरवे कल्चर। इनाम गांव प्रोटो अर्बन साइट थी, जहां अर्न ब्यूरियल्स फेमस हैं। तो फिर ये लोग अर्बनाइज क्यों नहीं हो पाए? Why a failed urbanization? कई रीजंस थे। इकोलॉजिकल, ब्लैक कॉटन सॉइल के डेंस फॉरेस्ट क्लियर करने के लिए आयरन टेक नहीं थी। टेक्नोलॉजिकल, कॉपर सॉफ्ट था और ब्रॉन्ज के लिए टिन स्केर्स था, इसलिए एग्रीकल्चरल सरप्लस लिमिटेड था। और C100 BCE के आसपास एरिडिटी बढ़ गई। हाँ, जिससे जोरवे कल्चर कोलैप्स हो गई और हेल्थ भी अच्छी नहीं थी। इनाम गांव स्केलेटन्स हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी शो करते हैं। तो सोसाइटी में क्या चेंजेस आए? पैलियोमेसो में बैंड सोसाइटी थी, एगैलिटेरियन। और नियो चालको में चीफडम्स आ गए, स्ट्रैटिफिकेशन शुरू हो गई। इसका बेस्ट एविडेंस इनाम गांव है। चीफ का घर बड़ा था और बरियल भी स्पेशल। एग्जैक्टली। और अब आते हैं रीसेंट डिस्कवरीज पर, सिनौली और राखीगढ़ी। इन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को चैलेंज किया है। बिल्कुल। सिनौली में C100 2000 BC के चैरियट्स और सोर्ड्स मिले हैं, जो एक इंडिजिनस वॉरियर क्लास सजेस्ट करते हैं। और राखीगढ़ी DNA में कोई स्टेप एंसेस्ट्री नहीं मिली। करेक्ट। ये इंडिजिनस डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। अब आते हैं फाइनल रिवीजन पर। द 12 पॉइंट एंकर। 1. पैलियोलिथिक, प्लीस्टोसीन प्लस क्वार्जाइट हैंड एक्सेस। 2. मेसोलिथिक, माइक्रोलिथ्स प्लस गंगा कॉलोनाइजेशन। 3. न्यूलिथिक, फूड प्रोडक्शन प्लस पॉलिश्ड सेल्स। 4. कश्मीर नियो, पिट ड्वेलिंग्स प्लस डॉग बेरियल। 5. साउथ नियो, एश माउंड्स। 6. ईस्ट नियो, शोल्डर्ड सेल्स। 7. चाल्कोलिथिक, कॉपर प्लस रूरल प्लस BRW। 8. इनाम गांव, प्रोटो अर्बन प्लस चीफडम। 9. गणेश्वर, कॉपर सप्लायर टू हरप्पा। 10. अतिरामपक्कम, ओल्डेस्ट टूल्स। 11. सिनौली, चैरियट्स वॉरियर्स। एंड 12. कंटिन्यूटी, नो शार्प ब्रेक्स। बिल्कुल। आज की चर्चा के बाद एक सवाल सोचना जरूरी है। सिनौली में मिले चैरियट्स और राखीगढ़ी के DNA रिजल्ट्स को देखते हुए क्या इंडियन हिस्ट्री की ट्रेडिशनल टाइमलाइन को पूरी तरह से री-इवैल्यूएट करने का टाइम आ गया है? इस पर जरूर सोचिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन,
एक ऐसी सिविलाइजेशन जो इजिप्ट और मेसोपोटामिया की कंटेम्पररी थी। हाँ, लेकिन उन दोनों को मिलाकर भी साइज में उनसे बड़ी थी। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इसकी डिस्कवरी से लेकर इसके डिक्लाइन तक सब कुछ कवर करते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इस अमेजिंग, एडवांस्ड और मिस्टीरियस सिविलाइजेशन की कहानी को अनपैक करेंगे। राइट। और हमारा मिशन सिंपल है, इस सिविलाइजेशन की हर एक डिटेल को एक्सप्लोर करना। ये इतनी प्लान्ड और सोफिस्टिकेटेड थी, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी स्क्रिप्ट छोड़ गई जिसे हम आज तक नहीं पढ़ पाए। हाँ, ये उनकी सबसे बड़ी पहेली है। लेट्स स्टार्ट जहां से ये कहानी मॉडर्न वर्ल्ड के लिए शुरू हुई। उसकी डिस्कवरी से। एग्जैक्टली। और इसकी डिस्कवरी भी मतलब बिल्कुल फिल्मी थी। ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। हाँ, कोई प्लान करके इसे ढूंढने नहीं निकला था। सोचो, ईयर था 1856। ओके। ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर्स लाहौर से कराची तक एक रेलवे लाइन बना रहे थे। उन्हें ट्रैक के नीचे डालने के लिए बैलिस्ट पत्थर चाहिए थे। राइट, बैलिस्ट। पास में उन्हें एक टीले पर लाखों वेल बेक्ड ब्रिक्स दिखी। अच्छा। तो उन्होंने उन ब्रिक्स को तोड़कर बैलिस्ट की तरह यूज करना शुरू कर दिया, ये जाने बना कि वो एक 4,500 साल पुराने मेट्रोपोलिस की दीवारों को तोड़ रहे हैं। वाओ, मतलब इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट को रेलवे ट्रैक के नीचे बिछाया जा रहा था। हाँ, इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट तो काफी बाद में हुई, 1920s में। जब सर जॉन मार्शल ASI के डायरेक्टर जनरल थे। करेक्ट। और इस एक डिस्कवरी ने इंडिया की हिस्ट्री को सीधा 2000 साल यानी 2 मिलेनिया पीछे धकेल दिया। राइट। और यहाँ एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से 2 नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन से 2? साइट हड़प्पा थी, इसीलिए आर्कियोलॉजिकल कन्वेंशन के हिसाब से इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। इसके हिस्ट्री को समझने का तरीका भी मतलब टाइम के साथ बदले हैं। बिल्कुल। पहले एक डिफ्यूजनिस्ट मॉडल था। राइट, जिसका मतलब था कि ये सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया से आए लोगों ने बनाई। बेसिकली एक कॉपी थी। लेकिन अब वो थ्योरी पूरी तरह आउटडेटेड है। हाँ, द न्यू व्यू इज द इंडिजिनस एवोल्यूशनरी मॉडल। मतलब ये सिविलाइजेशन यहीं की जमीन से, यहीं के लोगों द्वारा हजारों साल के एवोल्यूशन के बाद बनी। इसके रूट्स हमें बलूचिस्तान के नियोलिथिक कल्चर्स में मिलते हैं, जैसे मेहरगढ़। तो इसके नाम को लेकर भी काफी डिबेट है। हम इसे इंडस वैली, इंडस सरस्वती और हड़प्पन सिविलाइजेशन तीनों नाम से सुनते हैं। हाँ, इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये तीनों नाम अलग अलग पर्सपेक्टिव से आते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पुराना और ट्रेडिशनल नाम है, क्योंकि शुरुआती साइट्स इंडस रिवर के पास मिली थी। सिंपल। हाँ, ओके, दैट मेक्स सेंस। तो फिर इंडस सरस्वती कहां से आया? ये एक जियोस्पेशल टर्म है। जब और रिसर्च हुई तो पता चला कि 1000 से भी ज्यादा सेटलमेंट्स 1000? यस, 70% ऑफ ऑल साइट्स उस सूखी नदी के बेड पर हैं, जिसे हम घग्गर हकरा कहते हैं। ये हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान से गुजरती है। बिल्कुल। कई स्कॉलर्स इस घग्गर हकरा सिस्टम को एंशिएंट वैदिक रिवर सरस्वती से आइडेंटिफाई करते हैं, इसीलिए ये नाम। और आखिरी नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसके बारे में पहले भी मेंशन किया था। यस, और ये सबसे साइंटिफिक और आर्कियोलॉजिकली करेक्ट टर्म है। कन्वेंशन कहती है कि किसी भी कल्चर का नाम उसकी टाइप साइट, मतलब सबसे पहली डिस्कवर हुई साइट, हाँ, उसके नाम पर रखा जाना चाहिए, और वो थी हड़प्पा। तो टेक्निकली हड़प्पन सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एक्यूरेट टर्म। अब इसके स्केल की बात करते हैं। इसका ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट कमाल का था। अराउंड 1.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ये उस वक्त की सबसे बड़ी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। बिल्कुल। और इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। सबसे नॉर्थ में है मांदा, जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब रिवर के किनारे। ये उनका हिमालयन टिम्बर और मिनरल्स का एक्सेस पॉइंट था। हाँ, और सबसे साउथ में है दाइमाबाद, महाराष्ट्र में प्रवारा रिवर पर, जो उनका डेक्कन के लोगों से कांटेक्ट पॉइंट था। एग्जैक्टली। और ईस्ट वेस्ट का क्या? ईस्ट में है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में हिंडन रिवर पर। ये गेंजेटिक प्लेन्स के साथ उनका इंटरफेस था। और वेस्ट में? वेस्ट में सबसे दूर सुतका गिंदोर, बलूचिस्तान में दश्त रिवर पर एक फोर्टिफाइड आउटपोस्ट था। राइट, जो पर्शियन गल्फ के साथ सी ट्रेड को कंट्रोल करता था। तो ये सिविलाइजेशन आज के इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई थी। तो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन अचानक से तो नहीं बन गई होगी। इसके ओरिजिन्स कहां से आते हैं? इसका बेस्ट आंसर है मेहरगढ़। ये बलूचिस्तान में बोलन पास के पास एक ऐसी साइट है अच्छा। जहां हमें 7000 BCE से लेकर 2600 BCE तक का एक अनब्रोकन सीक्वेंस मिलता है। मतलब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंसेस्ट्रल विलेज था, या लेबोरेटरी कह सकते हैं। 7000 BCE मतलब सिविलाइजेशन के पीक से भी 4000 साल पहले वहां क्या हो रहा था? पीरियड 1 में, जिसे ए सिरामिक नियोलिथिक कहते हैं, लोगों ने हंटिंग गैदरिंग छोड़कर मड ब्रिक हाउसेज में सेटल होना शुरू किया। और उन्होंने वीट, बार्ली, शीप, गोट्स और कैटल को डोमेस्टिकेट किया। करेक्ट। पीरियड 2 और 3 में पॉटरी आ गई। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के भी साइंस मिलते हैं। हाँ, जैसे सेंट्रल एशिया से टर्क्वाइज और अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली। तो एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की नींव रखी जा रही थी। एग्जैक्टली। यहाँ टेक्नोलॉजिकल इंक्यूबेशन भी हुआ। हमें डेंटिस्ट्री का अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है, ट्रिल्ड मोलर्स। वाओ। साथ ही कॉपर स्मेल्टिंग और फिगरीन मॉडलिंग के भी अवशेष मिले हैं। पर एक बात ध्यान में रखनी है। हाँ, कि मेहरगढ़ एक प्रीकर्सर साइट है जो इंडिजिनस ओरिजिन प्रूव करती है। ये एक मैच्योर हड़प्पन सिटी नहीं है। राइट। मेहरगढ़ ने फाउंडेशन बनाई, उसके बाद शहर बनने का प्रोसेस कैसे शुरू हुआ? ये 3 फेजेस में हुआ। फेज I
c 3300 से 2600 BCE को अर्ली हड़प्पन या रीजनलाइजेशन एरा कहते हैं। इसमें अलग अलग इलाकों में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। हाँ, एक बेटा वर्जन था मैच्योर फेज का। एक्सपेरिमेंट्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोट डीजी सिंध में लोगों ने डिफेंसिव वॉल्स बनाई। Okay. रहमान ढेरी खैबर पख्तूनख्वा में हमें मोहनजोदारो जैसा अर्ली ग्रिड आयरन लेआउट मिलता है। और सोती सिसवल कल्चर? हाँ, जो हरियाणा राजस्थान में था, वहाँ कालीबंगन में हमें प्लाउड फील्ड्स और फोर्टिफिकेशन के एविडेंस मिलते हैं। तो ग्रिड सिस्टम और फोर्टिफिकेशन जैसे आइडियाज इसी फेज में ही डेवलप होने लगे थे। बिल्कुल, मैच्योर फेज से पहले। तो ये सब अलग अलग बेटा वर्जन्स थे जो बाद में इंटीग्रेट हो गए। ये फेज 2 होगा। एग्जैक्टली। फेज 2 2600 से 1900 BCE मैच्योर हड़प्पन या इंटीग्रेशन एरा। ये इस सिविलाइजेशन का गोल्डन एज था। हाँ, सब कुछ स्टैंडर्डाइज हो गया। यूनिफॉर्म ब्लैक ऑन रेड पॉटरी, स्टैंडर्डाइज 1.2.4 रेशियो वाली ब्रिक्स, बाइनरी वेट्स, सील्स, सब जगह सेम। तभी मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे मैसिव ब्रिक सिटीज बने। और फिर आखिर में सब कुछ बिखर गया। फेज 3? हाँ, फेज 3 1900 से 1300 BCE लेट हड़प्पन या लोकलाइजेशन एरा। इसमें डिक्लाइन हुआ। बड़े सिस्टम्स जैसे स्क्रिप्ट और वेट्स डिसइंटीग्रेट हो गए। करेक्ट। लोग बड़े शहरों को छोड़कर वापस रूरल कम्युनिटीज में रहने लगे। इस फेज की कल्चर्स हैं सेमेटेरी एच पंजाब में, झूकर सिंध में और रंगपुर गुजरात में। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक रेशियो 1.2.4 सिर्फ मैच्योर फेज का हॉलमार्क है। आईबीसी का नाम आते ही जो चीज सबसे पहले दिमाग में आती है वो है इनकी अर्बन प्लानिंग। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे इनके शहर अचानक नहीं बसे, बल्कि पहले आर्किटेक्ट ने आकर पूरा प्लान बनाया हो। सही बात है। शहरों को कंस्ट्रक्शन से पहले प्लान किया जाता था एक ग्रिड आयरन पैटर्न पर। स्टैंडर्ड लेआउट बाइनरी था। हाँ, वेस्ट में एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर द सिटाडेल या एक्रोपोलिस होता था। इसमें पब्लिक बिल्डिंग्स जैसे ग्रेनरीज और ग्रेट बाथ्स थे। शायद यहाँ रूलिंग एलीट या प्रीस्टली क्लास रहती थी। पॉसिबली। और ईस्ट में होता था द लोअर टाउन, जो आम लोगों का रेजिडेंशियल एरिया था। लेकिन क्या सभी सिटीज इस स्ट्रिक्ट बाइनरी प्लान को फॉलो करती थी? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस थे और वो हमें इस सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताते हैं। जैसे धौलावीरा गुजरात में, वहां ट्राइपर्टाइट डिवीजन था, सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। ये मिडिल टाउन सजेस्ट करता है कि वहां शायद एक बफर क्लास थी। राइट, जैसे ब्यूरोक्रेट्स या रिच मर्चेंट्स। और क्या एक्सेप्शंस थे? चन्हुदारो एक मेजर सिटी थी, लेकिन उसमें कोई सिटाडेल था ही नहीं। शायद वो एक प्योरली इंडस्ट्रियल टाउन था। एग्जैक्टली। और सुरकोटादा और कालीबंगन में सिटाडेल और लोअर टाउन दोनों अलग अलग फोर्टिफाइड थे। तो एग्जाम्स के लिए एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट हैं। बहुत। चन्हुदारो इज द ओनली मेजर सिटी विदाउट अ सिटाडेल और धोलावीरा हैज 3 पार्ट्स। अब थोड़ा अर्बन डिटेल्स में चलते हैं। इनकी मेसनरी यानी हड़प्पन बॉन्ड काफी फेमस है। हाँ, ब्रिक्स का एक स्टैंडर्ड रेशियो था 1:4 हमेशा, थिकनेस, विड्थ, लेंथ। लेकिन उन ब्रिक्स का मटेरियल अलग अलग था। अच्छा। मोहनजोदारो और हड़प्पा में बर्न्ट ब्रिक्स का लैविश यूज हुआ, लेकिन कालीबंगन और रंगपुर में सन ड्राइड मड ब्रिक्स यूज हुई। शायद वहां फायरवुड की कमी थी। मोस्ट लाइकली। और धोलावीरा में तो उन्होंने कट स्टोन के साथ मड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया। और उनका ड्रेनेज सिस्टम तो मतलब एंशिएंट वर्ल्ड में अनराइवल्ड था। एब्सोल्युटली। ये बर्न्ट ब्रिक से बने थे और इन पर स्टोन स्लैब्स का कवर होता था। हाइजीन पे इतना ध्यान था कि हर घर में एक सोक पिट या सेस पिट होता था। हाँ, सॉलिड वेस्ट को फिल्टर करने के लिए। ये उनकी एडवांस्ड पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस दिखाता है। यहाँ एक कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि सभी सिटीज बर्न्ट ब्रिक्स यूज करती थी। नहीं, कालीबंगन ने मेनली सन ड्राइड ब्रिक्स यूज की थी। एक बात बताइए, इतना सब कुछ ऑर्गेनाइज था तो इस सब को कंट्रोल कौन कर रहा था? कोई राजा? ये इस सिविलाइजेशन का सबसे डिबेटेड टॉपिक है। हमें कोई ग्रैंड पैलेस या रॉयल टूम तो मिला नहीं है। तो क्या थ्योरीज हैं? 3 मेन थ्योरीज हैं। थ्योरी ए कहती है कि एक प्रीस्ट किंग था। ये थ्योरी मोहनजोदारो से मिली एक फेमस टी-टाइट बस्ट पर बेस्ड है। ओके। थ्योरी बी कहती है कि यहाँ एक मर्चेंट ओलिगार्की यानी अमीर सौदागरों का राज था, क्योंकि उनका पूरा फोकस ट्रेड और वेट्स पर था। और मिलिट्री इमेजरी ऑलमोस्ट एब्सेंट है। और तीसरी थ्योरी? थ्योरी सी, जो आजकल मॉडर्न कंसेंसस है, उसे कहते हैं हेटेरार्की। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसका सिंपल मतलब है कॉम्प्लेक्स पावर शेयरिंग। एक राजा नहीं, बल्कि कई पावरफुल ग्रुप्स का गठबंधन। जैसे एक सिटी के बीड मेकर्स का गिल्ड, दूसरे सिटी के ट्रेडर्स का ग्रुप और तीसरे इलाके के जमींदार। सब अपने अपने डोमेन में पावरफुल थे और मिलकर स्टैंडर्ड्स बनाते थे। मतलब कोई एक बिग बॉस नहीं था। राइट। सोसाइटी में ऊंच नीच का भेदभाव था क्या? बिल्कुल था। एक तरफ हमें लार्ज कॉर्टयार्ड हाउसेस मिलते हैं, तो दूसरी तरफ हड़प्पा में सिंगल रूम कुली लाइंस भी मिली हैं। जेंडर के एस्पेक्ट में मदर गॉडेस फिगरीन्स का मिलना एक फर्टिलिटी कल्ट सजेस्ट करता है, और मोहनजोदारो की डांसिंग गर्ल स्टैचू सजेस्ट करती है कि विमेन की पब्लिक या रिचुअल रोल्स में एक विजिबल प्रेजेंस थी। तो इकोनॉमी का इंजन क्या था इतने बड़े शहरों को सस्टेन करने के लिए? बेस था एग्रीकल्चर, और वो भी एक मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। स्टीपल्स थे, वीट और बार्ली। हाँ,
गुजरात में बाजरा और ज्वार जैसे मिलेट्स मिले। राइस का एविडेंस डिबेटेड है, लेकिन लोथल और रंगपुर से राइस हस्क मिला है। पर इसका मतलब ये नहीं कि राइस उनका मेन क्रॉप था। एग्जैक्टली। और टेक्सटाइल्स का क्या? सुना है कॉटन की शुरुआत यहीं से हुई। एब्सोल्युटली। हरप्पन्स दुनिया के अर्लीस्ट कॉटन कल्टीवेटर्स थे, इसीलिए ग्रीक्स इस कॉटन को सिंडन कहते थे, जो सिंध से निकला है। उनकी टेक्नोलॉजी भी एडवांस थी बहुत। कालीबांगन में हमें एक प्लाउड फील्ड मिला है जो डबल क्रॉपिंग सजेस्ट करता है। बनावली से प्लाव का टेराकोटा मॉडल मिला है। और इरिगेशन? दलावरा में रेजर्वॉयर्स और शॉर्टुघाई में कैनाल्स के एविडेंस उस तरफ इशारा करते हैं। अब आते हैं सील्स पर। उन पर हमें इतने सारे एनिमल्स दिखते हैं, खास करके वो हम्प्ड बुल। हाँ, हम्प्ड बुल या ज़ेबू उनका सबसे फ्रीक्वेंट सील मोटिव था। इसके अलावा बफलो, शीप, गोट, पिग, एलिफेंट, कैमल्स, सबको डोमेस्टिकेट किया गया था। हाँ, लेकिन यहाँ एक क्रूशियल टॉपिक है, हॉर्स कंट्रोवर्सी। राइट। क्या हरप्पन्स के पास घोड़े थे? हॉर्स के बोन्स सुरकोटा से रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन ये बहुत रेयर और डिस्प्यूटेड हैं। उनका कल्चरल रोल वैदिक आर्यंस जैसा सेंट्रल बिल्कुल नहीं था। आइकोनोग्राफी में यूनिकॉर्न सबसे कॉमन था। मिथिकल मोटिव। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, काउ सील्स पर अननोन है। तो एग्जाम में अगर कोई ऑप्शन हॉर्स सेंटर्ड सोसाइटी या काउ वर्शिप ऑन सील्स कहता है तो वो सीधा रॉन्ग है। उनके शहर सिर्फ रेजिडेंशियल एरियाज नहीं थे, बल्कि इंडस्ट्रियल पावर हाउसेस भी थे। करेक्ट। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन थी, हर सिटी की अपनी स्पेशलिटी थी। जैसे बीड मेकिंग के सेंटर्स थे चन्हुदारो और लोथल। यहाँ से कार्नेलियन बीड्स मेसोपोटामिया तक एक्सपोर्ट होते थे। और शेल इंडस्ट्री? उसके लिए नागेश्वर और बालाकोट जैसे कोस्टल सेंटर्स थे। और मेटलर्जी? डांसिंग गर्ल स्टैचू तो इसका बेस्ट एग्जांपल है। यस, ये ब्रॉन्ज एज था, तो कॉपर और टिन यूज होता था। डांसिंग गर्ल को लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया था, जो उनकी मेटलॉजिकल स्किल दिखाता है। बिल्कुल। पॉटरी में उनका स्टैंडर्ड टाइप था ब्लैक ऑन रेड वेयर, जिस पर पीपल लीव्स और पीकॉक्स जैसे मोटिव्स होते थे। राइट। तो याद रखें, चन्हुदारो बीड मेकिंग के लिए और नागेश्वर शेल्स के लिए। तो ये सारा सामान बाहर भी जाता था। ट्रेड का स्केल क्या था? एक्सटेंसिव था। मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स में सागौन ऑफ अकद C2350 BCE लिखते हैं कि उनका ट्रेड मलूहा, जिसे इंदस वैली माना जाता है, हाँ, और मगन यानी ओमान और दिलमुन यानी बहरेन के साथ होता था। और वो रॉ मटेरियल कहाँ से लाते थे? कॉपर आता था खेतरी राजस्थान और मगन से, गोल्ड कोलार कर्नाटका से, लैपिस लजूली शॉर्तुघाई अफगानिस्तान से। और टिन? वो अफगानिस्तान या ईरान से आता था, क्योंकि टिन स्केर्स था, इससे ब्रॉन्ज का प्रोडक्शन भी लिमिटेड रहता था। इतने बड़े ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए कोई स्टैंडर्ड सिस्टम तो होगा ही। बिल्कुल। एक हाईली स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स था। ये वेट्स चर्च स्टोन से बनते थे। लोअर डिनोमिनेशंस में बाइनरी सिस्टम। हाँ, 1, 2, 4, 8, 16 और हायर डिनोमिनेशंस में डेसिमल सिस्टम। हरप्पन रिलीजन भी एक मिस्ट्री है, कोई मंदिर तो मिला नहीं। तो हम मटेरियल एविडेंस से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे फेमस है प्रोटोशिवा या पशुपति सील, जो मोहेंजोदारो से मिली है। हाँ, इसमें एक डिएटी योगिक पोस्चर में बैठे हैं, जिनके चारों तरफ एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बफलो है, और नीचे 2 डियर। ये प्रोटोशिवा का कॉन्सेप्ट सर जॉन मार्शल ने दिया था, राइट? यस। इसके अलावा मदर गॉडेस का कल्ट था। कालीबंगन और लोथल में फायर ऑल्टर्स मिले हैं, जो फायर वर्शिप का एविडेंस है। और नेचर वर्शिप भी था, पीपल ट्री और यूनिकॉर्न की पूजा। एग्जाम्स के लिए पशुपति के एनिमल्स याद रखने जरूरी हैं, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफलो। ETRB। और 2 डियर, नो लायन नो काउ। उनकी आर्ट भी काफी यूनिक है। सील्स के अलावा और क्या की आर्टिफैक्ट्स हैं? ब्रॉन्ज में ऑफ कोर्स द डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहेंजोदारो, स्टोन स्कल्पचर में प्रीस्ट किंग बस्ट, और हरप्पा से मिला एक मेल टॉर्सो। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि हरप्पन्स के पास इजिप्ट जैसा मॉन्यूमेंटल स्टोन स्कल्पचर नहीं था। उनकी आर्ट ज्यादातर स्मॉल स्केल पर थी। और उनकी स्क्रिप्ट, ये तो सबसे बड़ा राज है, अनडिसाइफर्ड है। हम नहीं जानते वो क्या लिखते थे। ये लोगो सिलेबिक है, मतलब कुछ साइंस पूरे वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ सिर्फ एक साउंड को। पहली लाइन राइट टू लेफ्ट, फिर अगली लाइन लेफ्ट टू राइट, जैसे खेत में बैल हल चलाता है। एग्जैक्टली। और धौलावीरा से 10 लार्ज लेटर्स का एक मॉन्यूमेंटल साइन बोर्ड मिला है, जो अभी तक यूनिक है। ये सब तो पुरानी बातें हो गई। रिसेंट ईयर्स में IVC पर कुछ नई रिसर्च हुई है क्या? 2 बहुत ही गेम चेंजिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहली है राखीगढ़ी DNA स्टडी 2019 की। ओके। इसमें C2500 BC के एक फीमेल स्केलेटन का DNA एनालाइज किया गया। रिजल्ट आया कि उस इंडिविजुअल में कोई स्टेप यानी आर्यन एंसेस्ट्री नहीं थी, R1A जीन नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ? इसके 2 बड़े कंक्लूजन्स निकले। एक कि आर्यन इन्वेजन IVC के पीक के दौरान नहीं हुआ,
और 2 कि वहाँ फार्मिंग इंडिजिनस थी। ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी को एक बड़ा झटका था। बिल्कुल। और दूसरी डेवलपमेंट वो है सिनोली एक्सकवेशंस 2018-19 उत्तर प्रदेश। ये लेट हड़प्पन पीरियड की साइट है। हाँ, circa 1800 BCE। यहाँ हमें 3 चैरियट्स या कार्ट्स, एंटेना, स्वॉर्ड्स और शील्ड्स जैसे वेपन्स और कॉपर इनलेज वाले कॉफिन्स मिले। करेक्ट। ये एक वॉरियर क्लास का एविडेंस है और ये हड़प्पन वैदिक गैप को ब्रिज करता है। तो अगर आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ तो आखिर ये सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई? अब इसका आंसर पहले से ज्यादा क्लियर है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी है 900 ईयर ड्रॉट की। अच्छा। आईआईटी खड़गपुर की एक स्टडी ने तुसो मोरीरी लेक के डेटा से पता लगाया कि circa 2350 BCE से इंडियन समर मॉनसून काफी वीक हो गया था। और इस लंबे सूखे ने घग्गर हकरा रिवर सिस्टम को सुखा दिया। हाँ, जहां उनकी ज्यादातर पॉपुलेशन रहती थी। इससे डीअर्बनाइजेशन और माइग्रेशन हुई। तो क्लाइमेट चेंज इज द मेन विलन हियर। इसी कॉन्टेक्स्ट में धोलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला है। एग्जैक्टली 2021 में। और उसके सिलेक्शन का सबसे बड़ा रीजन ही उसका सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था। रिजर्वॉयर्स, डैम्स, चैनल्स। उन्होंने पानी की हर बूंद को बचाने का इंतजाम किया था। तो अब जो डिक्लाइन थ्योरीज हैं उनमें से आर्यन इन्वेजन थ्योरी डीबंक्ड है। प्राइमरी मॉडर्न एक्सप्लेनेशंस है रिवर कोर्स चेंज और क्लाइमेट चेंज। चलो एक बार आखिर में एक क्विक रिकैप करते हैं। कौन सी साइट किस चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है? ओके, रैपिड फायर हड़प्पा, 6 ग्रेनरीज इन अ रो और कॉफिन ब्यूरल, मोहेंजोदारो, द ग्रेट पाथ, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल और पशुपति सील, लोथल, डॉकयार्ड, राइस हस्क, फायर ऑल्टर्स, कालीबंगन, प्लाउड फील्ड और कैमल बोन्स, और वो सिटी जिसमें सिटाडेल नहीं था, चनहुदारो, वहां लिपस्टिक और इंक पॉट भी मिला है। परफेक्ट। धौलावीरा, 16 रिजर्वॉयर्स, एक स्टेडियम और साइन बोर्ड, सुरकोटेडा, हॉर्स बोन्स जो डिबेटेड हैं, बनावली, क्ले प्लाउ मॉडल, और रोपर, डॉग बेरिड विद अ ह्यूमन। फैंटास्टिक। तो आखिर में आईवीसी की लेगेसी क्या है? वो खत्म हो गई, लेकिन क्या उनका कुछ अभी हमारे साथ है? बिल्कुल है। इसकी लेगेसी 3 डायमेंशंस में है। पहला है कल्चरल कॉन्टिन्यूटी, नमस्ते जेस्चर, बैंगल्स, सिंदूर, पीपल ट्री, योगा जैसी ट्रेडिशंस शायद वहीं से चली आ रही हैं। हाँ। दूसरा है अर्बन मॉडल, सैनिटेशन और ड्रेनेज का उनका कॉन्सेप्ट आज के स्वच्छ भारत मिशन का फॉररनर है। और तीसरा है वाटर सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, धौलावीरा में वाटर कंजर्वेशन और मोहेंजोदारो में वाटर ड्रेनेज। ये उनकी वाटर मास्टरी दिखाता है। बिल्कुल। और फाइनल रिवीजन के लिए कुछ की एलिमिनेटर्स। मेटल्स में आयरन अननोन था, एनिमल्स में काउ और लायन सील्स पर अननोन थे, पॉलिटी हेटेरार्की थी, डेस्पोटिज्म नहीं। और उनका डिक्लाइन एक लोकलाइजेशन था, एक्सटिंक्शन नहीं। एब्सोल्युटली। ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, उसके ओरिजिन से लेकर उसकी लास्टिंग लेगेसी तक। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो हमें आज भी हैरान करती है। हाँ, हमने देखा कि आईवीसी की लेगेसी आज भी स्वच्छ भारत और स्मार्ट सिटीज जैसे मिशंस में जिंदा है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या 4500 साल पुरानी इस सिविलाइजेशन की अर्बन प्लानिंग आज के मॉडर्न एनवायरमेंटल चैलेंजेस जैसे वाटर स्कैसिटी और पोल्यूशन का सोल्यूशन दे सकती है? तो आज हम इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री में एक काफी फैसिनेटिंग पीरियड को एक्सप्लोर करने वाले हैं। हाँ। टॉपिक है हंटिंग गैदरिंग से फूड प्रोडक्शन का ट्रांजिशन। एक ऐसी जर्नी जो रफली 7000 BCE से 1000 BCE तक चली। बेसिकली इंसान ने शिकार छोड़कर खेती करना और पशु पालना कैसे सीखा। और ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये कोई ओवरनाइट अचानक से न्यूलिथिक रेवोल्यूशन नहीं था, जैसा पहले गॉर्डन चाइल्ड ने कहा था। राइट। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये एक बहुत ही स्लो, प्रोट्रैक्टेड, मल्टी मिलियनल प्रोसेस था। इसलिए रेवोल्यूशन से बेहतर वर्ड है एवोल्यूशन। न्यूलिथिक एवोल्यूशन। हाँ, हमारा गोल इन सोसाइटीज के सोशल स्ट्रक्चर्स और उनके अपने एनवायरनमेंट के साथ जो नेगोशिएशन था उसको अंडरस्टैंड करना है। राइट। तो हम देखेंगे कि इंडिया के अलग अलग जोन्स में ये एवोल्यूशन कैसे हुआ। नॉर्थ वेस्ट में जहां व्हीट और बार्ली डोमिनेंट थे, वहां हम मेहरगढ़ को देखेंगे। ठीक है। फिर गंगा और विंध्यास के राइस जोन में लहुरा देवा पर फोकस करेंगे, और आखिर में डेक्कन और साउथ इंडिया जहां कैटल पेस्टोरलिज्म और मिलेट्स का जोर था, और जिसका सबसे यूनिक फीचर ऐश माउंट्स है। एग्जैक्टली। ऐश माउंट्स बिल्कुल। और एक क्रूशियल पॉइंट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नियोलिथिक को एक सिंगल यूनिफॉर्म टाइम पीरियड की तरह नहीं देखना चाहिए। अच्छा। ये रीजन के हिसाब से बहुत वेरी करता है। जैसे नॉर्थ वेस्ट में फार्मिंग 7000 BCE तक शुरू हो गई थी, बट दूसरे रीजन्स ने अपनी बिल्कुल अलग ट्रेजेक्टरीज फॉलो की। ओके। तो इस पूरे ट्रांजिशन को ठीक से समझने के लिए आई थिंक पहले कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे। हाँ। लेट्स स्टार्ट विद दिस आइडिया ऑफ अ न्यूलिथिक चाल्कोलिथिक कंटिन्यूम। हाँ। ये सुनने में थोड़ा हेवी लगता है। हाँ, बट कॉन्सेप्ट सिंपल है। इसका मतलब है कि इंडिया में न्यू स्टोन एज यानी नियोलिथिक और कॉपर स्टोन एज यानी कैल्कोलिथिक के बीच कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। ओवरलैप करते हैं। दोनों फेजेस अक्सर ओवरलैप करते हैं, और इसके 2 मेन रीजंस हैं। पहला है टेक्नोलॉजिकल ड्यूअलिज्म। ओके। बेसिकली कॉपर ओर हर जगह अवेलेबल नहीं था, स्पेशली डेक्कन और गंगा प्लेन्स में।
तो कॉपर के टूल्स आने के बाद भी लोग डेली लाइफ के लिए पत्थर के टूल्स यानी लिथिक ब्लेड्स पर ही हेवीली डिपेंडेंट थे। अच्छा, इसलिए कई चाल्कोलिथिक कल्चर्स इफेक्टिवली नियोलिथिक लाइफस्टाइल ही जी रहे थे। मतलब टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई पर सबके लिए नहीं। और दूसरा रीजन? दूसरा है कल्चरल परसिस्टेंस। ट्रांजिशन में कोई सडन ब्रेक नहीं आया, कल्चर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। फॉर एग्जाम्पल सदर्न इंडिया का ऐश माउंट पैस्टरलिज्म, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो आगे जाकर आयरन एज के मेगालिथिक कल्चर्स में स्मूथली इंटीग्रेट हो गया। कोई कट ऑफ पॉइंट नहीं है। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट फ्रेमवर्क है डोमेस्टिकेशन मॉडल्स का। आई बिलीव इस पर काफी डिबेट हुई है कि फार्मिंग इंडिया में बाहर से आई या यहीं डेवलप हुई। बिल्कुल। पहले एक डिफ्यूजनिस्ट मॉडल पॉपुलर था। इस ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर फर्टाइल क्रेसेंट यानी मिडिल ईस्ट से इंडिया में स्प्रेड हुआ। राइट। लेकिन अब न्यू एविडेंस, खासकर आर्कियोबॉटनी से, इंडिजिनस डोमेस्टिकेशन की थ्योरी को सपोर्ट करता है। मतलब हमने अपनी चीजें खुद डोमेस्टिकेट की। और इसके प्रूफ्स क्या हैं? 2 सॉलिड प्रूफ्स हैं। पहला, बॉस इंडिकस यानी जेबू कैटल जिसका हम्प होता है, वो वेस्ट एशिया के बॉस टॉरस से जेनेटिकली बिल्कुल अलग है। ये हमारा इंडिजिनस कैटल है। ओके। दूसरा, लहरादेवा साइट पर जो राइस के एविडेंस मिले हैं वो प्रूव करते हैं कि इंडिया में राइस का डोमेस्टिकेशन चाइना से इंडिपेंडेंट था। अच्छा। और ये एक एग्जाम फेवरेट है। इंडिजिनस डोमेस्टिकेशन कीवर्ड असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस में अक्सर आता है। गॉट इट। तीसरा कॉन्सेप्ट है एग्रो पास्टोरल स्पेक्ट्रम। इसका मतलब सोसाइटीज या तो प्योर फार्मर थे या प्योर हर्डर, ऐसा नहीं था। एग्जैक्टली। ये एक स्पेक्ट्रम था। इमेजिन अ स्केल। एक एंड पर है फुल्ली सेडेंट्री एग्रीकल्चरलिस्ट जैसे मेहरगढ़ पीरियड 3 के लोग जो एक ही जगह रहकर इंटेंसिव फार्मिंग करते थे, और दूसरे एक्सट्रीम एंड पर हैं सेमी सेडेंट्री पास्टोरल कम्युनिटीज जैसे साउथ इंडिया के ऐश माउंट बिल्डर्स जो अपने पशुओं के साथ मूव करते थे। और ज्यादातर सोसाइटीज इन 2 एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं फॉल करती थी। तो एक बार जब एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर लिया तो उन्हें सिर्फ मीट के लिए यूज नहीं किया होगा, राइट? देयर मस्ट बी मोर टू इट। एग्जैक्टली। और यहीं पर एक रेवोल्यूशन हुआ जिसे आर्कियोलॉजिस्ट एंड्रू शेरेट ने सेकेंडरी प्रोडक्ट्स रेवोल्यूशन या SPR का नाम दिया। SPR? हाँ, ये कॉन्सेप्ट गेम चेंजर है। इसके 2 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 प्राइमरी प्रोडक्ट्स का था जिसमें एनिमल को मारना जरूरी है मीट, हाइड और बोन के लिए। ओके, दैट मेक्स सेंस। बट रेवोल्यूशन क्या था? द रेवोल्यूशन वाज स्टेज 2 सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। इसमें जिंदा एनिमल से बार बार प्रोडक्ट्स लिए जाते हैं। सोच के देखो, मिल्क, वुल और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैक्शन। ट्रैक्शन यानी खेत जोतने या गाड़ी खींचने की पावर। इसने ह्यूमन सोसाइटी को फंडामेंटली चेंज कर दिया। वाओ। और इंडिया में इसके क्या सॉलिड एविडेंस है? एविडेंस काफी स्ट्रांग है। डेयरी के लिए इंडस वैली और चैल्कोलिथिक पॉटरी पर 3rd मिलेनियम BCE से मिल्क के लिपिड रेजिड्यूज मिले हैं। अच्छा। ट्रैक्शन के लिए हड़प्पा से टेराकोटा कार्ट मॉडल्स और हाल ही में सिनोइली से एक्चुअल ब्रॉन्ज चैरियट्स मिले हैं। और सबसे सरप्राइजिंग है टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स? नवासाइट साइट से 1500 BCE के सिल्क थ्रेड्स मिले हैं जो अंथरेया स्पीशीज यानी एक वाइल्ड सिल्क मोथ से बनाए गए थे। सिल्क 1500 BCE में? मैं तो सोचता था कि सिल्क चाइना का मोनोपोली था। यही तो मिसकंसेप्शन है। ये एक इंडिजिनस सेरिकल्चर रेवोल्यूशन की तरफ पॉइंट करता है जो चाइनीज सिल्क से अलग था। इनक्रेडिबल। एग्जाम के लिए नोट करने वाली बात है कि अंथरेया स्पीशीज का मिलना चाइनीज मोनोपोली को चैलेंज करता है। ओवरऑल SPR की वजह से लैंड की कैरिंग कैपेसिटी यानी जमीन से मिलने वाला आउटपुट ड्रास्टिकली बढ़ गया। और जब सरप्लस बढ़ता है तब सोसाइटी में इनइक्वालिटी आती है। आई गेस इस रेवोल्यूशन का रिजल्ट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हुआ। बिल्कुल सही। सोसाइटी सिंपल एगैलिटेरियन ट्राइबल ग्रुप से चीफडम्स की तरफ मूव हुई जहां इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनइक्वालिटी थी। राइट। और इसके मार्कर्स हमें आर्कियोलॉजी में मिलते हैं, जैसे इनाम गांव साइट पर चीफ का घर बाकी कॉमन लोगों के राउंड हट से बड़ा और अलग है। सरप्लस अनाज कंट्रोल करने के लिए ग्रैनरीज बनाई गई और लैपिस लेजुली जैसे एक्सोटिक गुड्स का ट्रेड शुरू हुआ जो स्टेटस सिंबल थे। चलिए अब इंडिया के मैप पर चलते हैं और इन कल्चर्स को उनके ज्योग्राफिकल जोन्स में देखते हैं। सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न जोन, और यहाँ की सुपरस्टार साइट है मेहरगढ़। हाँ, मेहरगढ़ बलूचिस्तान के काची प्लेन्स में है और ये फॉरेजिंग से फार्मिंग के ट्रांजिशन के लिए एक टाइप साइट मानी जाती है। इसका पीरियड 1 जो 7000 से 5500 BCE तक का है उसे ए सेरामिक न्योलिथिक कहते हैं। ए सेरामिक मतलब इस दौर में पॉटरी नहीं थी। नो पॉटरी? तो क्या ये लोग प्रिमिटिव थे? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। सेटलमेंट में मड ब्रिक के घर थे जिनके अंदर छोटे छोटे सेल्स बने थे। ओके। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये ग्रैनरीज यानी अनाज के गोदाम थे। अच्छा। ये फूड सिक्योरिटी और प्लानिंग शो करता है। उनकी डाइट हंटिंग से डोमेस्टिकेशन की तरफ शिफ्ट हो रही थी। क्रॉप्स में वीट और बार्ले थे। पर सबसे हैरान करने वाली चीज वहां मिली है एविडेंस ऑफ प्रोटो डेंटिस्ट्री। एक मिनट, डेंटिस्ट्री 9000 साल पहले? ये तो अनबिलीवेबल है। मतलब सर्जरी? बिल्कुल। उन्हें एक मोलर दांत मिला है
जिसमें बहुत ही फाइन फ्लिंट टिप से ड्रिल किया गया था, प्रोबेबली किसी इन्फेक्शन को आराम देने के लिए। और सब्जेक्ट जिंदा रहा था। ये उस टाइम की मेडिकल नॉलेज का एक जबरदस्त प्रूफ है। और एग्जाम के लिए ये एक कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है। मेहरगढ़ पीरियड ए सिरेमिक था, पर टेक्नोलॉजिकली डेंटिस्ट्री में बहुत एडवांस था। इनक्रेडिबल। तो पॉटरी कब आई? पीरियड 2 और 3 में? यस, पीरियड 2 एंड 3 जो 5500 से 3500 BCE तक थे, वहां पॉटरी आ गई थी। लेकिन इस फेज का की इनोवेशन था कॉटन। मेहरगढ़ को दुनिया का अर्लीस्ट सेंटर फॉर कॉटन कल्टीवेशन माना जाता है। इसके अलावा बीड मेकिंग जैसे टर्कोइज और लैपिस लाजुली का ट्रेड और मेटलर्जी भी डेवलप हुई। तो इसने इंडस वैली की नींव रखी। इफेक्टिवली मेहरगढ़ ने आगे चलकर इंडस वैली अर्बनाइजेशन की नींव रखी। MCQs के लिए क्रिटिकल फैक्ट, फर्स्ट कॉटन इक्वल्स मेहरगढ़। और इस रीजन में किली गुल मोहम्मद और राणा घुंडाई जैसी साइट्स भी हैं। हाँ, इनका फोकस ज्यादातर शीप और गोट्स की हर्डिंग पर था, जो बलूचिस्तान के रगिड पहाड़ी टेरेन के लिए एक परफेक्ट एडेप्टेशन था। Okay, from the plains of Balochistan, let's now travel to the freezing mountains of the northern zone, Kashmir. यहाँ हम बात करेंगे बुर्जा होम की। बुर्जा होम, जिसका मतलब है प्लेस ऑफ बर्च, एक कोल्ड माउंटेन एनवायरनमेंट में अडेप्टेशन का बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहाँ कुछ बहुत ही यूनिक प्रैक्टिसेस मिलती हैं। सबसे पहले है पिट ड्वेलिंग्स। वहाँ की करेवा सॉइल में लोग जमीन के नीचे सर्कुलर या ओवल गड्ढे खोदकर रहते थे। Wait, they lived in pits underground? क्यों? विंटर्स में बर्फ से बचने के लिए ये पिट्स उन्हें इंसुलेशन देते थे। इनके ऊपर कोनिकल रूफ्स होती थीं, जो शायद बर्च बार्क से ढकी होती थीं। इंटरेस्टिंग। बाद में पीरियड 2 में वो जमीन के ऊपर मड स्ट्रक्चर्स बनाने लगे। फैसिनेटिंग। और क्या यूनिक था वहाँ? वहाँ पत्थर की कमी थी, इसलिए एक हाईली डेवलप्ड बोन टूल इंडस्ट्री थी। हार्पून्स, नीडल्स, एरोहेड्स, सब कुछ हड्डियों से बनता था। राइट। एक और अजीब चीज मिली है, ट्रेपनेशन। एक 4300 साल पुरानी फीमेल स्कल मिली है, जिस पर स्कल सर्जरी के निशान हैं। स्कल सर्जरी? हाँ, और वो सर्जरी के बाद एक टाइम तक सर्वाइव भी कर गई थी। अमेजिंग। और एक चीज जो हमेशा सुनने में आती है वो है उनके बरियल रिचुअल्स। हाँ, मास्टर्स के साथ उनके डॉग्स, वुल्व्स या आइबेक्स जैसे जानवरों को दफनाया जाता था। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक रिचुअल है, जिसके पैरेलल्स हमें नॉर्थ चाइना के नियोलिथिक कल्चर्स में भी मिलते हैं। तो डॉग बेरिड विथ मास्टर और ट्रेपनेशन, ये दोनों बुर्जा होम के डायरेक्ट आइडेंटिफायर्स है। एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इस जोन में एक और साइट है, गुफक्राल। करेक्ट। गुफक्राल का मतलब है केव ऑफ द पॉटर। यहाँ से एक स्पेशल टूल मिला है, हार्वेस्टिंग नाइव्स। ये रेक्टेंगुलर स्टोन ब्लेड्स होती थी, जिनमें होल्स होते थे, शायद हैंडल लगाने के लिए। चलिए अब पहाड़ों से उतरकर प्लेन्स में आते हैं, द विंध्यन एंड मिड गंगा प्लेन्स। ये राइस जोन है। हाँ, की साइट्स है कॉल्डीवा और लाहुरा देवा। कॉल्डीवा में पॉटरी के अंदर राइस हस्क्स मिले थे, जिनकी डेटिंग पहले 6th-7th मिलेनियम BCE की गई, पर वो डिबेटेड है। लेकिन गेम चेंजर साइट है लाहुरा देवा, यूपी में। यहाँ से डोमेस्टिकेटेड राइस और इजा सटाइवा के दाने मिले हैं, जो डायरेक्टली 7000 BCE के डेट किए गए हैं। 7000 BCE? हाँ, इससे ये कंफर्म हो गया कि इंडिया में राइस का डोमेस्टिकेशन इंडिजिनस था। तो इस जोन में महागरा और चिरांद भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। महागरा में क्या मिला? महागरा, जो बेलन वैली में ही है, वहाँ एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर मिला है। एक बड़ा सा सेंट्रल सर्कुलर कैटल पेन। कैटल पेन? हाँ, उसके अंदर जमीन पर जानवरों के हूफ इंप्रेशंस यानी खुरों के निशान भी मिले हैं। ये सेटल्ड पेस्टोरलिज्म का कॉन्सेप्ट शो करता है कि लोग पशुओं को एक जगह बांधकर रखते थे। और चिरांद इन बिहार? हाँ, ये काफी फेमस है। चिरांद रिवराइन एडेप्टेशन यानी नदी के किनारे जीने का परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ भी पत्थर की कमी थी, इसलिए यहाँ इंडिया की सबसे प्रोलिफिक बोन एंड एंटलर टूल इंडस्ट्री डेवलप हुई। अच्छा। चिजल्स, ड्रिल्स, सब कुछ हड्डियों और सींगों से बनता था। डाइट में राइस, व्हीट, पल्सेस के साथ साथ फिश और हंटिंग का भी इंपॉर्टेंट रोल था। सुना है वहां से कुछ रिलीजियस बिलीव्स के भी सुराग मिले हैं। यस, वहां से टेराकोटा फिगरीन्स मिली हैं, खासकर स्नेक्स की। इसे इंडिया में नागा कल्ट या सर्प पूजा के अर्लीस्ट ओरिजिन्स में से एक माना जाता है। नागा कल्ट। तो एग्जाम के लिए चिरांद 2 चीजों के लिए फेमस है, 1 बोन टूल्स एंड 2 सर्पेंट कल्ट ओरिजिन्स। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द ईस्टर्न जोन, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का हाई रेनफॉल डेल्टाइक एरिया। यहाँ 2 मेन साइट्स हैं। पहली है पंडो राजार धीबी, वेस्ट बंगाल में। ये ईस्टर्न चैल्कोलिथिक की टाइप साइट है। ठीक है। यहाँ राइस कल्टिवेशन, मड प्लास्टर्ड रीड हट्स और एक स्पेसिफिक पॉटरी, पेंटेड ब्लैक एंड रेड वेयर यानी BRW मिली है। दूसरी साइट है गोलबाई सासन, ओडिशा में। ये कोस्टल इकोलॉजी का एडेप्टेशन है। डाइट में राइस और फिश हैवी था और यहाँ से बोट बिल्डिंग से जुड़े टूल्स भी मिले हैं। ओके, सो अ क्विक जंप टू द वेस्ट, वेस्टर्न कैल्कोलिथिक, द आहार बनास कल्चर इन राजस्थान। यस, C 3000-1500 BCE। इसकी टाइप साइट्स हैं आहार और गिलोंड।
आहार का पुराना नाम था ताम्रवती, यानी सिटी ऑफ कॉपर। ताम्रवती। और यहीं इसका सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर छुपा है, यहाँ नो स्टोन ब्लेड्स मिले हैं। नो स्टोन ब्लेड्स एक कैलकुलिथिक साइट पर, ये अजीब है। इसका रीजन था खैतरी कॉपर बेल्ट से इसकी प्रॉक्सिमिटी। इनके पास इतना कॉपर था कि इन्हें पत्थर के टूल्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा। वो कॉपर मेटलर्जी में स्पेशलाइज करते थे। गिलुंड में एक मैसिव मड ब्रिक पब्लिक ग्रैनरी भी मिली है और इनकी सिग्नेचर पॉटरी ब्लैक एंड रेड वेयर है जिस पर व्हाइट ज्योमेट्रिक पेंटिंग्स होती थीं। ताम्रवती नाम एमसीक्यू के लिए एक डायरेक्ट क्लू है। सेंट्रल इंडिया की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ कायाथा और मालवा कल्चर्स का जिक्र आता है। पहले आती है कायाथा कल्चर अराउंड 1800 BCE। इसकी पॉटरी खास है। कायाथा वेयर एक स्टर्डियर चॉकलेट कलर्ड स्लिप वाली पॉटरी जिस पर वायोलेट पेंटिंग्स होती हैं। ओके। इसके बाद आती है मालवा कल्चर अराउंड 1200 BCE। ये मालवा प्लेटो से डेक्कन तक फैली। इसकी पॉटरी मालवा वेयर जो बफ या क्रीम स्लिप पर ब्लैक डिजाइन्स के साथ आती है, उसे पूरे इंडियन चालकोलिथिक का आर्टिस्टिक जीनत माना जाता है। तो मालवा वेयर इज कंसिडर्ड द बेस्ट। Yes, the richest ceramic tradition of that period. नवदतौली साइट से हाईली डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर के एविडेंस भी मिले हैं। ये एग्जाम पॉइंट है कि मालवा वेयर को चालकोलिथिक की बेस्ट पॉटरी माना जाता है। और अब डेक्कन एंड सदर्न नियोलिथिक, यहाँ आते ऐश माउंट ट्रेडिशन का जिक्र होता है। ये आखिर है क्या? राख के टीले? हाँ, पर ये कोई आम राख नहीं है। साइट्स जैसे उतनूर और पिकली हाल में विट्रीफाइड ऐश के माउंट्स मिले हैं। विट्रीफाइड? इमेजिन कीजिए कि पैस्टोरलिस्ट्स जो पशु पालते हैं साल के खास टाइम पर एक जगह इकट्ठे होते हैं। वहां वो साल भर का जमा हुआ काउडंग एक साथ जलाते हैं, एक रिचुअल की तरह। आग इतनी तेज होती है कि राख पिघलकर शीशे जैसी यानी विट्रीफाइड हो जाती है। अच्छा। ये माउंट्स उन्हीं एंशिएंट रिचुअल्स के प्रूफ हैं, शायद आज के पोंगल या होली जैसे फेस्टिवल्स का एक बहुत पुराना रूप। तो इन लोगों की लाइफ कैसी थी? सेटलमेंट्स ज्यादातर ग्रेनाइट हिल टॉप्स या कैस्टलेटेड हिल्स पर होते थे डिफेंस के लिए। इकोनॉमी ओवरवेलमिंगली पेस्टोरल थी, मेन फोकस कैटल पर था। राइट। लेकिन और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, टेकलकोटा जैसी साइट से गोल्ड वर्किंग के एविडेंस मिले हैं। गोल्ड? हाँ, ये सोना लोकल हट्टी गोल्ड माइन से आता था। इससे पता चलता है कि ये सो कॉल्ड सिंपल पेस्टोरलिस्ट भी हाई वैल्यू ट्रेड नेटवर्क्स का हिस्सा थे। और डेक्कन में कैलकुलिथिक फेज की पीक कब आई? वो थी जोरवे कल्चर अराउंड 1400-700 BCE और इसकी पीक कम्प्लेक्सिटी हम इनाम गांव साइट पर देखते हैं। ठीक है। दाइलाबाद इस कल्चर की सबसे बड़ी सेटलमेंट थी जहां से फेमस ब्रॉन्ज होर्ड मिला है, लेकिन इनाम गांव में हमें क्लियर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन दिखती है। वही चीफ्स हाउस वाला एग्जांपल। एग्जैक्टली। सेंटर में एक 5 कमरों वाला चीफ्स हाउस है, उसके पास एक पब्लिक ग्रैनरी है, जबकि आम लोग सिंगल रूम राउंड हट्स में रहते थे। यहाँ एक मैसिव एम्बैंकमेंट और इरिगेशन चैनल भी मिला है जो पब्लिक वर्क्स और लेबर मोबिलाइजेशन का प्रूफ है। ओके। और एक बहुत ही अजीब बरियल कस्टम था। घर के फ्लोर के नीचे अर्न में दफनाते थे और डिसीज्ड के पैर काट दिए जाते थे। वाओ, होल्ड ऑन, पैर काट देते थे? ये तो काफी स्पेसिफिक और थोड़ा ग्रूसम लगता है। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? शायद ये बिलीव था कि मरने के बाद इंसान भूत बनकर वापस ना आ जाए। इंटरेस्टिंगली चीफ की बरियल में पैर नहीं काटे गए थे। अच्छा। इनाम गांव एक चीफडम या प्री स्टेट सोसाइटी का इंडिया में सबसे स्ट्रॉन्ग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। अब बात करते हैं 2 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स की, मतलब वो एक्सकवेशन रिपोर्ट्स जिन्होंने हिस्ट्री को रीराइट कर दिया। पहली है इनाम गांव की रिपोर्ट। इसने पहली बार चालकोलिथिक कॉन्टेक्स्ट में चीफडम का सॉलिड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिया। राइट। रिपोर्ट ने यह भी डॉक्यूमेंट किया कि बाद में क्लाइमेट चेंज और एरिडिटी की वजह से वहां की सोसाइटी सेडेंट्री फार्मिंग से सेमी नोमैडिक हर्डिंग की तरफ वापस चली गई। ओके। दूसरी और ज्यादा कंट्रोवर्शियल है सिनोली की 2018-19 की रिपोर्ट। राइट, द सिनोली चैरियट्स। इसने काफी हेडलाइंस बनाई थी। बिल्कुल। इस रिपोर्ट ने circa 2000 BCE के एक वॉरियर क्लास, शायद एक क्षत्रिय इक्विवेलेंट के एविडेंस दिए हैं। वॉरियर क्लास? यहाँ से 3 फुल साइज चैरियट्स, कॉपर स्वॉर्ड्स, शील्ड्स और हेलमेट्स मिले हैं। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि इंडिया में एक इंडिजिनस मार्शल ट्रेडिशन थी सो कॉल्ड आर्यन अराइवल से पहले। तो ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी को चैलेंज करती है। डायरेक्ट चैलेंज है। लेकिन इस पर डिबेट भी तो है। कई लोग कहते हैं कि सिनोली के चैरियट्स के व्हील्स सॉलिड थे जबकि वैदिक चैरियट्स में स्पोक्स होते थे। तो क्या ये आम बैलगाड़ी नहीं हो सकती? यही तो मेन डिबेट है। एएसआई इसे मार्शल चैरियट्स मानती है जो घोड़े से चलते थे। क्रिटिक्स कहते हैं कि सॉलिड व्हील्स हेवी कार्ट्स के होते हैं जो ऑक्स या ऑनिजर से चलते थे। अगर ये हॉर्स ड्रॉन प्रूव हो जाते हैं तो ये नो हॉर्स इन हड़प्पा के पूरे पैराडाइम को चैलेंज कर देगा। लेट्स टॉक अबाउट सम अदर रीसेंट डेवलपमेंट्स जहां मॉडर्न साइंस आर्कियोलॉजी की हेल्प कर रही है, जैसे वादनगर एक्सकेवेशंस। हाँ, यहाँ से 2700 साल की कंटिन्यूअस ह्यूमन हैबिटेशन मिली है। की इनसाइट है क्लाइमेट रेजिलियंस। क्लाइमेट रेजिलियंस? जब बड़े मेगा ड्रॉट्स आए तो यहाँ के लोगों ने अपना क्रॉपिंग पैटर्न राइस और वीट से मिलेट्स पर शिफ्ट कर दिया।
क्योंकि मिलेट्स ड्राउट रेजिस्टेंट C4 प्लांट्स हैं। ये एक ब्रिलियंट एडेप्टेशन स्ट्रेटजी थी। और सबसे बड़ी साइंटिफिक स्टोरी आई राखीगढ़ी DNA स्टडी से। यस, इन 2019 इसमें C2500 BCE की एक हड़प्पन वुमन का DNA एनालाइज किया गया। फाइंडिंग थी कि उसके जेनेटिक प्रोफाइल में एंशिएंट इरानियन हंटर गैदरर और साउथ ईस्ट एशियन हंटर गैदरर एंसेस्ट्री थी। लेकिन क्रूशियल बात थी एब्सेंस की। उसमें RA1A स्टेप एंसेस्ट्री बिल्कुल नहीं थी, जिसे आमतौर पर आर्यन मार्कर माना जाता है। तो इसका आखिर मतलब क्या हुआ? इससे दो कंक्लूजन्स निकलते हैं। एक कि फार्मिंग इंडिया में इंडिजिनस थी, बाहर से नहीं आई, और दो कि स्टेप माइग्रेशन अगर हुई भी तो वो इंडस वैली के डिक्लाइन के बाद हुई, उससे पहले नहीं। एक क्लाइमेटिक इवेंट का भी जिक्र होता है, द 4.2 किलो ईयर इवेंट। इसका क्या इंपैक्ट था? ये C2200 BCE के आसपास एक ग्लोबल मेगा ड्रॉट था। इससे इंडस वैली के डीअर्बनाइजेशन और कई कैलकुलेटिक सेटलमेंट्स के अबैंडनमेंट से लिंक किया जाता है। अच्छा। इनाम गांव में हमें इसका डायरेक्ट एविडेंस मिलता है। लोग बड़े रेक्टेंगुलर घरों को छोड़कर छोटे छोटे सर्कुलर हट्स बनाने लगे, जो एक सेडेंट्री से सेमी नोमैडिक लाइफ की तरफ शिफ्ट का इशारा है। तो हमने देखा कि इंडिया की अर्ली फार्मिंग सोसाइटीज एक जैसी नहीं थी। ये एक रिच टैपेस्ट्री है ह्यूमन अडेप्टेशन की। मेहरगढ़ के ऑर्गेनाइज्ड फार्मर्स से लेकर डेक्कन के रिचुअलिस्टिक पैस्टोरलिस्ट्स तक, हर कम्युनिटी ने सब कॉन्टिनेंट के कल्चरल लैंडस्केप को शेप किया। बिल्कुल। और न्यू एक्सकेवेशंस जैसे सिनोली और DNA एनालिसिस जैसी टेक्निक से ये पिक्चर और भी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। ये सोसाइटीज पहले से कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थी। उनके पास एडवांस्ड मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग जैसे इरिगेशन चैनल्स और एनवायरनमेंट की डीप नॉलेज थी। इन्हीं प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज में इंडियन सिविलाइजेशन के फंडामेंटल एलिमेंट्स फौज हुए। सोचने के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हैं। अगर सिनोली जैसे वॉरियर कल्चर्स हड़प्पन डिक्लाइन के टाइम पर एग्जिस्ट कर रहे थे, तो क्या इसका मतलब ये है कि सब कॉन्टिनेंट में पावर का ट्रांजिशन सिर्फ एक्सटर्नल माइग्रेशन से नहीं हुआ? इंटरेस्टिंग। क्या ये पॉसिबल है कि ये ट्रांजिशन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और लोकल पावर सेंटर्स के राइज की वजह से भी हुआ था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले टाइम में और रिसर्च से ही मिलेगा। आज का एनालिसिस वैदिक एवोल्यूशन पर फोकस करता है, स्पेसिफिकली पैस्टोरल ट्राइब से टेरिटोरियल स्टेट्स तक, circa 1500 BCE से 600 BCE। हम अर्ली वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में हुए इस प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रेस करेंगे। टाइमलाइन काफी सिंपल है। 1500 से 1000 BCE अर्ली वैदिक फेज था, जहां सेमी नोमैडिक पैस्टोरल ट्राइब्स थे। फिर 1000 से 600 BCE लेटर वैदिक पीरियड आया, जिसमें सेटल्ड अग्रेरियन टेरिटोरियल स्टेट्स बन गए। और इस ट्रांजिशन में 3 की चेंजेस आते हैं। ये मेंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, आयरन टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन। सेकंड, वर्ना हायरार्की का ऑसिफिकेशन, मतलब उसका रिजिड हो जाना। और थर्ड, नेचर वर्शिप से शिफ्ट होकर कॉम्प्लेक्स रिचुअलिज्म और फाइनली फिलॉसफी की तरफ जाना। इसके लिए एग्जाम स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। प्रीलिम्स के लिए टर्मिनोलॉजीज जैसे गविष्ठी, टेक्स्ट, ज्योग्राफी और मटेरियल कल्चर पर फोकस करना है। और मेंस के लिए प्रोसेसेस ऑफ चेंज को एनालाइज करना है, जैसे स्टेट फॉर्मेशन और सोशल रिजिडिटी। तो शुरू करते हैं आर्या के कॉन्सेप्ट से। ऋग्वेदा में ये टर्म एक लिंग्विस्टिक और कल्चरल मार्कर है, रेस नहीं। इसका मीनिंग है नोबल, किन्समैन या फेवरेबल। ये वैदिक संस्कृत स्पीकर्स को इंडिजिनस पॉपुलेशंस यानी दासाज और दास्यूस से एक तरह से डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता था। बिल्कुल। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो MCQs में हेल्प करेगा। वेदास में आर्या का मतलब लैंग्वेज या कल्चर है। अगर कोई ऑप्शन रेस सजेस्ट करता है तो उसे इमीडिएटली एलिमिनेट करना है। सही। अब आते हैं ओरिजिन्स की सबसे डिबेटेड थ्योरीज पर। थ्योरी 1 है माइग्रेशन या आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, AMT। ये अभी तक का डोमिनेंट एकेडमिक व्यू है। इसके अकॉर्डिंग ओरिजिन यूरेशियन स्टेप्स में हुआ, स्पेसिफिकली पोंटिक कैस्पियन रीजन में। कल्चर्स जैसे सिंटास्टा और एंड्रोनोवो इससे एसोसिएटेड हैं। इनका रूट था सेंट्रल एशिया के BMAC कॉम्प्लेक्स से हिंदू कुश क्रॉस करके इंडस वैली तक। राइट। इस थ्योरी का सबसे बड़ा एविडेंस है ऋग्वेदा और अवेस्ता, जो ओल्डेस्ट ज़ोरोएस्ट्रियन टेक्स्ट हैं। उनके बीच की लिंग्विस्टिक और कॉन्सेप्चुअल सिमिलैरिटी, कॉन्सेप्ट्स जैसे सोमा, अवेस्टान में जैसे होमा कहते हैं, मंत्र, मंत्रा और यज्ञ, यसना, ये सब एक कॉमन प्रोटो इंडो ईरानियन हेरिटेज की तरफ पॉइंट करते हैं। ये कनेक्शन एग्जाम्स में कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए क्रूशियल है। लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी है। थ्योरी 2 है इंडिजिनस ओरिजिन की। इसका मेन आर्गुमेंट है कि वैदिक सिविलाइजेशन सब कॉन्टिनेंट में ही ऑटोक्थोनस थी, मतलब यहीं पैदा हुई। इसके प्रोपोनेंट्स कहते हैं कि ऋग्वेदा में माइग्रेशन की कोई मेमोरी या जिक्र नहीं है, जिसे लिटरेरी साइलेंस कहते हैं। उनके हिसाब से ऋग्वेदा की ज्योग्राफी प्योरली सप्त सिंधु रीजन की है। बिल्कुल। और इस थ्योरी में सरस्वती रिवर का पॉइंट सबसे क्रूशियल है। ऋग्वेदा में सरस्वती को नदीतमा यानी ग्रेटेस्ट ऑफ रिवर्स कहा गया है।
हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि वैदिक लोग इसके किनारे तब बसे हुए थे जब ये एक पावरफुल रिवर थी, इसके 1900 BCE के आसपास सूखने से पहले। इससे इंडिजिनस ओरिजिन को सपोर्ट मिलता है। इस पूरी डिबेट में रीसेंट साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स ने नया डेटा ऐड किया है। पहला है राखीगढ़ी डीएनए फाइंडिंग, जो C9 2600 BCE के एक हड़प्पन स्केलेटन से है। फाइंडिंग ये थी कि इस स्केलेटन में R1A1 जेनेटिक मार्कर यानी स्टेप एंसेस्ट्री नहीं मिली। हाँ, और इस फाइंडिंग के दो अलग अलग इम्प्लीकेशंस निकाले जाते हैं। इम्प्लीकेशन ए कहता है कि ये फाइंडिंग आर्यन इन्वेजन थियोरी को डिबंक करती है, क्योंकि ये हड़प्पन और लेटर पॉपुलेशंस के बीच एक कंटिन्यूटी दिखाती है। जबकि इम्प्लीकेशन बी, जो माइग्रेशन व्यू को सपोर्ट करता है, कहता है कि स्टेप एंसेस्ट्री 1900 BCE के बाद आई, हड़प्पन डिक्लाइन के बाद। इसलिए इस मैच्योर हड़प्पन सैंपल में मिलना एक्सपेक्टेड भी नहीं था। दूसरा बड़ा डिस्कवरी है सिनोली वॉरियर कल्चर का, जो C 1800 BCE का है, उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब में। यहाँ 3 फुल साइज्ड कॉपर ब्रॉन्जे चैरियट्स मिले हैं, जिनके सॉलिड व्हील्स थे। इसके अलावा एंटोनाइज स्वॉर्ड्स, शील्ड्स और हेलमेट्स भी मिले हैं, जो एक सोफिस्टिकेटेड वॉरियर क्लास या क्षत्रिय इक्विवेलेंट को इंडिकेट करते हैं। यहाँ डिबेट ये है कि कुछ स्कॉलर्स इन फाइंडिंग्स को वहां मिले एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर्स के बेसिस पर वैदिक कल्चर से लिंक करते हैं, जबकि दूसरे पॉइंट आउट करते हैं कि इनके सॉलिड व्हील्स थे, जबकि ऋग्वेदा में स्पोक्ड व्हील्स डिस्क्राइब किए गए हैं। एग्जाम के लिए 2 बातें याद रखनी है। सिनोली सब कॉन्टिनेंट में चैरियट्स का फर्स्ट फिजिकल एविडेंस है, और राखीगढ़ी सैंपल मैच्योर हड़प्पन फेज का है। चलिए अब इनकी ज्योग्राफी को अनपैक करते हैं। अर्ली वैदिक ज्योग्राफी का कोर सप्त सिंधु रीजन था, यानी लैंड ऑफ 7 रिवर्स, अ मॉडर्न पंजाब रीजन। सबसे ज्यादा मेंशन्ड रिवर है इंडस, सिंधु, और सबसे ज्यादा प्रेज्ड है सरस्वती, जिसे मदर ऑफ रिवर्स या नादी तमा कहा गया है। फ्रंटियर्स अफगानिस्तान तक थे। कुभा, काबुल और क्रुमु, कुर्रम जैसे रिवर्स के मेंशन से ये क्लियर है। लिमिट्स थे हिमावंत, हिमालयस और मुजावंत, जिसे सोमा का सोर्स माना जाता था। इस सेक्शन से एग्जाम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है रिवर्स के ऋग्वैदिक और मॉडर्न नेम्स को मैच करना। झेलम है वितस्था, चिनाब है अस्किनी, रावी है परुष्णी, ब्यास है विपाशा और सतलुज है शुतुद्री। ये मैचिंग अक्सर पूछी जाती है। और एक और पॉइंट, समुद्र का मतलब लाइकली कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स था, ना कि ओशन, क्योंकि वो एक लैंडलॉक पास्टोरल सोसाइटी थी। सही। लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते ज्योग्राफिकल सेंटर ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो गया और आर्यवर्त यानी गंजेटिक प्लेन बन गया। इस दौर का मेन पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर कुरु पंचाला रीजन था। इस ईस्टवर्ड एक्सपेंशन की पूरी स्टोरी हमें सतपथा ब्राह्मणा में मिलती है, विदगा माधवा लेजेंड। स्टोरी के अनुसार विदगा माधवा अपने प्रीस्ट गौतमा राहुगना और फायर गॉड अग्नि के साथ सरस्वती रिवर से सदानीरा रिवर तक ट्रैवल करते हैं। अग्नि आगे आगे फॉरेस्ट को जलाते हुए रास्ता बनाता है, जो गैंगेटिक द्वीप के कॉलोनाइजेशन और एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट क्लियरिंग को सिंबलाइज करता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सदानीरा रिवर को मॉडर्न गंडक रिवर, जो बिहार में है, उससे आइडेंटिफाई किया जाता है। इस एक्सपेंशन के साथ कोसाला ईस्टर्न यूपी और विदेहा नॉर्थ बिहार जैसे नए रीजन्स प्रोमिनेंट हो गए, लेकिन मगधा और अंगा जैसे ईस्टर्न रीजन्स को अभी भी आउटसाइडर्स का एरिया माना जाता था। सदर्न लिमिट विंध्या माउंटेन्स थी, जिसे दक्षिणा पथा कहते थे। तो यहाँ 2 की टेकअवेज है। एक, विदगा माधवा लेजेंड फॉरेस्ट क्लियरिंग को सिंबलाइज करता है, और 2, सदानीरा रिवर मॉडर्न गंधक रिवर है। ठीक है, अब आते हैं इनके सोर्सेस पे। वैदिक लिटरेचर, इसमें 4 वेदास हैं। सबसे पहला और सबसे पुराना है ऋग्वेद C 1500-1200 BCE, जिसमें 1028 हिम्स या सुक्ताज हैं। इसके फैमिली बुक्स यानी मंडला 2 से 7 इसका सबसे पुराना कोर है। बिल्कुल, और ऋग्वेदा के स्पेसिफिक मंडलास एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मंडला 3 में फेमस गायत्री मंत्र है, और मंडला 10 जो एक लेटर एडिशन है, उसमें पुरुषा सूक्ता है जो वर्णास का ओरिजिन बताता है, और नसादिया सूक्ता है जो क्रिएशन पर एक फिलोसॉफिकल हिम है। बाकी 3 वेदास हैं। सानावेदा, द वेदा ऑफ चांट्स, इसका फोकस म्यूजिक और मेलोडी यानी सामन पर है। इसे उद्गात्री प्रीस्ट गाते थे और इसे इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन माना जाता है। फिर है यजुर्वेदा, द वेदा ऑफ रिचुअल्स, जिसमें सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज हैं जो अध्वर्यु प्रीस्ट यूज करते थे। इसके 2 डिविजन्स हैं, कृष्णा ब्लैक यजुर्वेदा और शुक्ला व्हाइट यजुर्वेदा। फाइनली अथर्ववेदा, द वेदा ऑफ स्पेल्स, जिसमें मैजिकल फॉर्मूलाज, चार्म्स और डिजीजेस के क्योर्स हैं। अथर्ववेदा का की कोट एग्जाम्स में डायरेक्ट आता है, सभा एंड समिति आर ट्विन डॉटर्स ऑफ प्रजापति। ये उस टाइम इन असेंबलीज की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। अथर्ववेदा के 4 लेयर्स होते हैं। पहला संहिताज, जो हिम्स का ओरिजिनल कलेक्शन है। दूसरा ब्राह्मणास, जो रिचुअल्स के प्रोज एक्सप्लेनेशंस हैं, जैसे ऐत्रेया और सतापता ब्राह्मणा। तीसरा अरण्यकाज यानी फॉरेस्ट बुक्स, जो मिस्टिसिज्म और सिंबलिज्म पर फोकस करते हैं। और चौथा उपनिषद्स, जिनको वेदांता यानी एंड ऑफ द वेदास भी कहते हैं, और ये प्योर फिलोसफी हैं।
की उपनिषद में बृहदारण्यक का है जो सबसे ओल्डेस्ट है, फिर मुंडका उपनिषद जहां से हमारा नेशनल मोटो सत्यमेव जयते लिया गया है, और कठा उपनिषद भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हर वेदा का एक उपवेदा यानी ऑक्सिलरी टेक्स्ट भी है। ऋग्वेदा का आयुर्वेदा मेडिसिन, यजुर्वेदा का धनुर्वेदा आर्चरी, सामवेदा का गांधार्व वेदा म्यूजिक और अथर्ववेदा का अर्थशास्त्र या शिल्प वेदा स्टेट क्राफ्ट। तो इस सेक्शन से फाइनल एग्जाम पॉइंटर्स सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद से है, विदेगा माधवा लेजेंड सतापथा ब्राह्मणा में है, और इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन सामवेदा है। अब इन सोर्सेज से जो पॉलिटिकल पिक्चर बनती है उस पर आते हैं। अर्ली वैदिक पॉलिटी एक ट्राइबल चीफ्टन थी। पॉलिटिकल यूनिट को जना कहते थे, जिसका मतलब है ट्राइब। किंग को राजन कहते थे और उसका मेन रोल था गोपा जनस्य यानी प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब। उसकी पावर लिमिटेड थी और उस पर असेंबलीज का चेक रहता था। बिल्कुल, और क्योंकि कैटल ही मेन वेल्थ थी, वॉर को गाविष्ठी कहते थे, जिसका लिटरल मीनिंग है सर्च फॉर काउज। रेवेन्यू के नाम पर बलि था, जो एक वॉलंटरी ऑफरिंग थी, मैनेटरी टैक्स नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी सिंपल था, पुरोहिता प्रीस्ट, सेनानी आर्मी चीफ और ग्रामानी विलेज हेडमैन। इस सेटअप में असेंबलीज का रोल बहुत बड़ा था। 3 मेन असेंबलीज थी। विदा था जो सबसे ओल्डेस्ट मानी जाती है, फिर सभा जो काउंसिल ऑफ एल्डर्स थी, और समिति जो एक फोक असेंबली थी जो किंग को इलेक्ट करती थी। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि विदाथा और सभा में वुमेन अटेंड करती थी। तो अर्ली वैदिक पीरियड के की फीचर्स क्या हुए? नो स्टैंडिंग आर्मी, नो रेगुलर टैक्स सिस्टम और वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन असेंबलीज। ये तीनों पॉइंट्स लेटर वैदिक पीरियड से कंट्रास्ट करने में काम आते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में टेरिटोरियल स्टेट का राइज हुआ। इसके 4 स्टेप्स थे। स्टेप 1 टेरिटोरियल शिफ्ट। अब पॉलिटिकल यूनिट जना नहीं जनपदा बन गया, मतलब वेयर द ट्राइब प्लेसेस इट्स फुट। एग्जाम्पल के लिए भारताज और पुरुष ट्राइब्स मिलकर कुरु जनपदा बन गए। स्टेप 2 था किंगशिप का स्ट्रेंथन होना। अब डिवाइन राइट का कॉन्सेप्ट आने लगा। किंग्स ने सम्राट और एकरात जैसे ग्रैंड टाइटल्स लेने शुरू कर दिए। इस पावर को लेजिटिमाइज करने के लिए स्टेप 3 था रॉयल रिचुअल्स का, जैसे राजसूया सुप्रीम पावर के लिए, अश्वमेधा टेरिटोरियल सॉवरेंटी क्लेम करने के लिए, और वाजपेया एक चैरियट रेस जो स्ट्रेंथ प्रूव करती थी। और सबसे क्रूशियल था स्टेप 4 असेंबलीज का डिक्लाइन। विदाथा पूरी तरह डिसअपियर हो गई। सभा और समिति को नोबल्स और रिच लोगों ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ा सोशल चेंज ये हुआ कि वुमेन को इन असेंबलीज से एक्सक्लूड कर दिया गया। सही। इस बदलते पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए एक ब्यूरोक्रेसी भी इमर्ज हुई, जिसे रत्निन्स या जूल्स कहते थे। इसमें पुरोहिता और सेनानी तो थे ही, पर अब नए ऑफिशियल्स आ गए थे, जैसे भागा दुघा टैक्स कलेक्टर और संग्रहित्री यानी ट्रेजरर। इन 2 ऑफिशियल्स का होना ही इस बात का प्रूफ है कि अब एक रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम और एक स्टेट ट्रेजरी एग्जिस्ट करती थी, जो ऋग्वैदिक पीरियड में एब्सेंट थी। अब देखते हैं कि इन पॉलिटिकल चेंजेस का सोशल स्ट्रक्चर पर क्या असर हुआ। अर्ली वैदिक सोसाइटी में वर्णा सिस्टम क्लास बेस्ड था, कास्ट बेस्ड नहीं। बेसिस ऑक्यूपेशन था, हेरिडिटरी नहीं था। एक फेमस कोट है ऋग्वेदा से, आई एम अ पोएट, माई फादर इज अ फिजिशियन एंड माई मदर ग्राइंड्स कॉर्न। ये सोशल मोबिलिटी दिखाता है। इसका टेक्सचुअल ओरिजिन ऋग्वेदा के मंडला एक्स के पुरुषा सूक्ता से ट्रेस किया जाता है, जिसे एक लेटर एडिशन माना जाता है। ये प्राइमर्वल मैन यानी पुरुषा के सैक्रिफाइस से 4 वर्णास के क्रिएशन की बात करता है। इसके हिसाब से ब्रह्माना माउथ से, क्षत्रिय आर्म से, वैश्य थाइस से और शूद्र फीट से बने। एग्जाम्स के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पुरुषा सूक्ता 4 वर्णास का फर्स्ट टेक्सचुअल सैंक्शन है। लेटर वैदिक सोसाइटी तक आते आते ये वर्ण सिस्टम बहुत रिजिड हो गया। एक पिरामिड स्ट्रक्चर बन गया। टॉप पर ब्राह्मणास जो टैक्स एग्जेम्प्ट थे, फिर क्षत्रियास रूलर्स ऑफ वॉरियर्स, फिर वैश्यास प्रोड्यूसर्स कॉमनर्स जो मेन टैक्स पेयर्स थे और जिनको बालीकृत यानी ट्रिब्यूट पेयर कहा जाता था, और बेस पर थे शूद्रस सर्वर्स जिनको उपनयना सेरेमनी यानी सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी से डिनाई किया गया था। दूसरे सोशल इंस्टीट्यूशंस भी सॉलिडिफाई हुए। एक था गोत्र सिस्टम, जिसका ओरिजिन काउ पेन से है। इसका मतलब था कॉमन एंसेस्टर से डिसेंट। इसका मेन रूल था गोत्र एक्सोगमी यानी सेम गोत्र में मैरिज अलाउ नहीं थी। फिर था आश्रमा सिस्टम, जो लाइफ के 4 स्टेजेस डिफाइन करता था। इसका अर्लीस्ट मेंशन जाबाला उपनिषद में मिलता है। ये 4 आश्रम्स हैं, ब्रह्मचार्य स्टूडेंट लाइफ, गृहस्था हाउस होल्डर, वनाप्रस्था हर्मिट लाइफ और सन्यासा रिनाउंसिएशन। अब आते हैं स्टेटस ऑफ विमेन पर, जिसमें एक क्लियर डिक्लाइन दिखता है। ऋग्वैदिक पीरियड में विमेन की पोजीशन डिग्निफाइड थी। वो असेंबलीज अटेंड करती थी, उन्हें एजुकेशन का एक्सेस था, जिसके एग्जाम्पल्स हैं ब्रह्मवादिनीज जैसे लोपामुद्रा और घोषा। मैच्योर एज में मैरिज होती थी और नियोगा लिवरेट भी अलाउड था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये स्टेटस डिक्लाइन हुआ। विमेन को असेंबली से एक्सक्लूड कर दिया गया, उन्हें उपायना से डिनाई किया गया, चाइल्ड मैरिज के इंस्टेंसेस आने लगे, और ऐतरेय ब्राह्मणा में तो उन्हें सोर्स ऑफ मिजरी तक कहा गया है।
हाँ, इस दौर में भी एक्सेप्शंस थे, जैसे ग्रेट इंटेलेक्चुअल वुमेन गार्गिवा चकनावी और मैत्रेयी। इनका मेंशन बृहदारण्यका उपनिषद में है। अब चलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजिशन पर। अर्ली वैदिक इकोनॉमी पूरी तरह पैस्टोरलिज्म पर बेस्ड थी। कैटल रियरिंग सेंट्रल था और वेल्थ का मेजर भी। वोकैबुलरी से ये क्लियर है। गाओ, काओ यूनिट ऑफ एक्सचेंज थी। गौमत वेल्दी मैन को कहते थे और गोपति किंग के लिए एक टाइटल था। एग्रीकल्चर सेकेंडरी था, सिर्फ यावा बार्ली उगाया जाता था, वो भी वुडन प्लाउ से। और यहाँ एक क्रिटिकल पॉइंट है, ऋग्वेदिक पीपल ने आयन यूज नहीं किया। वेदास में जो आयास वर्ड है उसका मतलब कॉपर या ब्रॉन्ज था, आयन नहीं। लेटर वैदिक इकोनॉमी में एक रिवोल्यूशन आया जिसे आयरन एज रिवोल्यूशन कहते हैं। इसका कैटलिस्ट था आयरन, जिसे श्यामा आयास या कृष्णा आयास डार्क मेटल कहा गया, जो अराउंड 1000 BCE में इंट्रोड्यूस हुआ। आयरन एक्सिस से फॉरेस्ट को क्लियर करना आसान हो गया और आयरन प्लाउ से गैंजेटिक प्लेन्स की हार्ड सॉइल में डीप टिलिंग पॉसिबल हुई। इसका डायरेक्ट रिजल्ट हुआ एग्रीकल्चरल सरप्लस। अब नए क्रॉप्स भी उगाए जाने लगे, जैसे व्रेहई राइस और गोधुमा व्हीट। लैंड की वैल्यू कैटल से ज्यादा हो गई और प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हुआ। बिल्कुल। इसी सरप्लस ने आगे चलकर 600 BCE में सेकेंड अर्बनाइजेशन की फाउंडेशन रखी। हस्तिनापुर और कौशाम्बी जैसी सिटीज इमर्ज होने लगी। ट्रेड के लिए गिल्ड्स, श्रेणीज बनने लगे। यूजुअली यानी सूदखोरी कुछ दिन प्रैक्टिस होने लगी और निष्का, सतामाला, कृष्णाला जैसे प्रिमिटिव करेंसी यूनिट्स डेवलप हुए। इस पूरे इकोनॉमिक शिफ्ट पर हिस्टोरियन RS शर्मा की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मेंस के लिए। उनके मुताबिक आयरन टेक्नोलॉजी ही स्टेट फॉर्मेशन और सोशल चेंजेस के लिए प्राइमरी मूवर था। फाइनली आते हैं रिलीजियस और फिलोसॉफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस पर। अर्ली वैदिक रिलीजन नेचर और यूटिलिटी पर बेस्ड था। मोड ऑफ वर्शिप था प्रेयर और ऑब्लेशन। कोई टेम्पल्स या आइडल्स नहीं थे। की डीटीज आसमान, जमीन और अंतरिक्ष में डिवाइडेड थे। सबसे इंपॉर्टेंट थे इंद्रा, रेन, वॉर गॉड जिन पर 250 हिम्स हैं, अग्नि, फायर गॉड, इंटरमीडियरी 200 हिम्स, और वरुणा, कॉस्मिक ऑर्डर या रीता के अपहोल्डर। इसके अलावा सोमा एक प्लांट गॉड थे, जिनको पूरा 9th मंडला डेडिकेटेड है। लेटर वैदिक रिलीजन में नेचर डीटीज की इंपॉर्टेंस कम हो गई और उनकी जगह रिचुअलिज्म ने ले ली। अब फोकस कंपेलिंग द गॉड्स थ्रू कॉम्प्लेक्स यज्ञ, सैक्रिफाइस पर शिफ्ट हो गया। एक नई ट्रिनिटी इमर्ज हुई। प्रजापति द क्रिएटर सुप्रीम हो गए और उनके साथ रुद्र जो आगे चलकर शिवा बने, और विष्णु द प्रिजर्वर। डेटीज के रोल्स भी बदले, जैसे पुशन जो पहले कैटल प्रोटेक्टर थे अब गॉड ऑफ शूद्रास बन गए। इस दौर के कैरेक्टरिस्टिक्स थे प्रीस्ली पावर का बढ़ना, रिचुअल्स का कॉम्प्लेक्स होना और आइडोलेट्री का एक फेंट अपीयरेंस। और इसी कॉम्प्लेक्स रिचुअलिज्म के रिएक्शन में आई फिलॉसफी, द उपनिषद्स। ये 600 BCE में शुरू हुआ एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जो रिजिड रिचुअल्स के खिलाफ था। फोकस कर्माकांडा रिचुअल से ज्ञानाकांडा नॉलेज पर शिफ्ट हुआ। इसका कोर डॉक्ट्रिन था मोनिज्म, यानी आत्मा इंडिविजुअल सेल्फ और ब्रह्मन कॉस्मिक रियलिटी की यूनिटी। फेमस महावाक्य है तद त्वम असि या दैट दाओ आर्ट। की कॉन्सेप्ट्स जो आज भी हिंदू फिलॉसफी का पार्ट है, संसारा, मोक्षा और कर्मा, सब यहीं से सॉलिडिफाई हुए। उपनिषद रिचुअल्स को डायरेक्टली क्रिटिक करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मुंडका उपनिषद में है, जो सैक्रिफाइसेस को लीकी बोट्स अद्रिधा यजना रूपा कहता है, जिन पर भरोसा करके संसार का समुद्र पार नहीं किया जा सकता। तो चलिए एक क्विक मास्टर रिवीजन करते हैं। मैं कैटेगरी बोलूंगा और आप ऋग्वेदिक वर्सेस लेटर वैदिक कंपैरिजन बताना। रेडी? ज्योग्राफी सप्त सिंधु वर्सेस आर्यावर्ता। मेटल आयस कॉपर ब्रॉन्ज वर्सेस श्यामा आयस आयरन। इकोनॉमी पैस्टोरल वर्सेस अग्रेरियन। मेन क्रॉप्स यवा बार्ली वर्सेस व्रीहि राइस एंड गोधुमा व्हीट। पॉलिटी जना ट्राइब वर्सेस जनपदा टेरिटरी। टैक्स वॉलंटरी बाली वर्सेस मैंडेटरी बाली भागा। स्टेटस ऑफ वुमेन हाई स्टेटस वर्सेस लो स्टेटस। पॉटरी ओकरे कलर्ड पॉटरी OCP वर्सेस पेंटेड ग्रेवेयर PGW। और एक फाइनल ट्रैप जो एग्जाम्स में सेट किया जाता है, IVC वर्सेस वैदिक। राइट, IVC था अर्बन, ब्रॉन्ज एज और उनके पास स्क्रिप्ट थी, जबकि वैदिक प्राइमरीली रूरल, आयरन एज। लेटर वैदिक और उनका टेक्स्ट संस्कृत में था, जो इनिशियली ओरल था। और सबसे बड़ा डिफरेंस हॉर्स वैदिक कल्चर का सेंट्रल पार्ट था। IVC में इसका एविडेंस डिबेटेड है। तो हमने देखा कि कैसे 900 साल में आयरन टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल सरप्लस ने एक पैस्टोरल सोसाइटी को टेरिटोरियल स्टेट्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिसके कारण उनका पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल गया। और इसके साथ एक फाइनल थॉट, उपनिषद्स ने वैदिक रिचुअल्स को क्रिटिक किया, बट उन्होंने वेदास की अथॉरिटी को रिजेक्ट नहीं किया। तो सोचिए, इस फिलोसॉफिकल शिफ्ट ने, जो वेदा के सिस्टम के अंदर ही एक रिफॉर्म था, आगे चलकर बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे कंप्लीटली नए सिस्टम्स के लिए जमीन कैसे तैयार की, जिन्होंने वेदास की अथॉरिटी को ही चैलेंज कर दिया। ये आगे के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
तो आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वैदिक एज। टाइम फ्रेम है आई थिंक रफली 1500 बीसी से 600 बीसी। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ एक टाइम पीरियड नहीं है, ये एक क्रिटिकल ब्रिज है इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन और इंडिया की सेकंड अर्बनाइजेशन के राइज के बीच। एक ब्रिज, राइट। लेकिन क्या ये सिर्फ एक ब्रिज था या अपने आप में एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है? एग्जैक्टली, यही पॉइंट है। ये सिर्फ ब्रिज नहीं, ये वो फाउंडेशन है जिस पर आगे का सेकंड अर्बनाइजेशन खड़ा हुआ। और इसे समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एग्जाम्स के लिए इसको ऐसे सोचना है, कंटिन्यूटी वर्सेस चेंज। बेसिकली इस दौरान इंडिया के स्ट्रक्चर में 3 बड़े बदलाव आए। ओके, 3 बड़े बदलाव, लेट्स अनपैक देम। कौन से हैं वो? फर्स्ट है पॉलिटी में। एक सिंपल मतलब ट्राइबल चीफ्टेंसी जिसे जना कहते थे, वहां से एक कॉम्प्लेक्स टेरिटोरियल मोनार्की यानी जनापदा का बर्थ हुआ। ओके, फ्रॉम जना टू जनापदा। सेकंड, सोसाइटी में एक फ्लेक्सिबल फंक्शन बेस्ड सोशल ऑर्डर से एक रिजिड बर्थ बेस्ड हायरार्की डेवलप हुई। राइट, एंड थर्ड? और थर्ड है फिलॉसफी में। संहितास के रिचुअल फोकस्ड प्रैग्मेटिज्म से उपनिषद्स के डीप फिलोसॉफिकल आइडियलिज्म तक का सफर। ये 3 ट्रांसफॉर्मेशंस ही मतलब पूरी वैदिक एज की कहानी है। गॉट इट। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी के स्टेज से, यानी इसके ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क से। अर्ली वैदिक लोग कहाँ रहते थे? इनिशियली अर्ली वैदिक लाइफ सप्ता सिंधु रीजन पर सेंटर्ड थी। सप्ता सिंधु यानी लैंड ऑफ 7 रिवर्स। हाँ, इंडस यानी सिंधु और उसकी मेन ट्रिब्यूटरीज। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें आज के अफगानिस्तान की कुंभा यानी काबुल रिवर भी इंक्लूडेड थी। अच्छा। लेकिन टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। ईस्ट की तरफ मतलब? पहले गैंजेटिक दोआब और फिर मिडिल गैंजेटिक प्लेन्स यानी आज के बिहार की तरफ। इतना बड़ा शिफ्ट, इसके पीछे कोई स्टोरी है? इसका कोई रिकॉर्ड मिलता है हमें? बिल्कुल, इस शिफ्ट को सतापथा ब्राह्मणा में एक बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी से समझाया गया है, द लेजेंड ऑफ विदेहा माधवा। द लेजेंड ऑफ विदेहा माधवा, ओके। इसके 2 मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, राजा विदेहा माधवा और उनके प्रीस्ट गौतमा राहुगना। लेजेंड के अकॉर्डिंग ये दोनों सैक्रिफिशियल फायर यानी अग्नि को सरस्वती रिवर के बैंक से सदानीरा रिवर तक कैरी करते हैं। सदानीरा जो आज की गंडक रिवर है? हाँ, बिहार में। तो ये जो अग्नि थी आगे बढ़कर जंगल साफ करती जाती। वाओ, ये तो एक सिंपल स्टोरी से कहीं ज्यादा लग रहा है। इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? एग्जैक्टली, ये एक एलेगोरी है। अग्नि यहाँ पर सिर्फ आग नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का सिंबल है। स्पेसिफिकली फायर फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट्स और आयरन। आयरन जिसे वैदिक टेक्स्ट्स में कृष्ण आयस कहा गया है, द डार्क मेटल। हाँ, तो ये स्टोरी बेसिकली गंगेटिक प्लेन्स के लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन और उस एरिया के आर्यनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, आग और लोहे के दम पर। बहुत इंटरेस्टिंग। तो इस पूरी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास सोर्सेस क्या हैं? प्राइमरीली 2 तरह के सोर्सेज हैं, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी सोर्सेज को श्रुति भी कहते हैं, मतलब रिवील्ड। ओके, और इनकी शुरुआत होती है ऋग्वेद से। हाँ, सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट। इसमें 10 मंडलास और 1028 हाइम्स यानी सुक्ताज हैं। ये हमें एक ऐसी सोसाइटी के बारे में बताता है जिनकी लाइफ मतलब पैस्टोरलिज्म, वॉरफेयर और कैटल रेड्स के इर्द गिर्द थी। और ऋग्वेदा के बाद? उसके बाद आते हैं 3 लेटर वेदास, सामवेदा द बुक ऑफ चांट्स, फिर है यजुर्वेदा यानी बुक ऑफ रिचुअल्स, और लास्ट में अथर्ववेदा द बुक ऑफ स्पेल्स एंड चार्म्स। और ये एक सेटल्ड अग्रेरियन लाइफ रिफ्लेक्ट करते हैं। यस, इनके अलावा ब्राह्मणास हैं जो रिचुअल्स की थियोलॉजी एक्सप्लेन करते हैं। आरण्यकास या फॉरेस्ट बुक्स हैं जो मिस्टिसिज्म पर फोकस करते हैं। और आखिर में आते हैं उपनिषद्स, जिनको वेदांता या एंड ऑफ वेदास भी कहते हैं। यहाँ से आके फोकस रिचुअल से हटकर फिलॉसफी, आत्मा और ब्रह्मांड पर चला जाता है। ये तो हो गए लिटरेरी सोर्सेज। जमीन के नीचे से क्या मिलता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजी इन सबको क्रॉस वेरीफाई करती है। अर्ली वैदिक पीरियड को गंधारा ग्रेव कल्चर और लेट ओखरे कलर्ड पॉटरी या ओसीपी से कोरिलेट किया जाता है। ओके, और लेटर वैदिक पीरियड? इसका एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग है। इसको पीजीडब्ल्यू या पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर और यूज ऑफ आयरन से लिंक करते हैं। चलिए अब उस स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अर्ली वैदिक पॉलिटी कैसी थी? अर्ली वैदिक पॉलिटी एक ट्राइबल चीफडम थी, मतलब स्ट्रक्चर ट्राइबल और मिलिट्री था। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जना यानी ट्राइब थी। राष्ट्र या टेरिटरी का कॉन्सेप्ट अभी आना बाकी था। एग्जैक्टली, किंग को राजन कहते थे और उसका मेन रोल था गोपा जनस्य यानी प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब और पुरंदरा यानी डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। लेकिन उसकी पावर लिमिटेड थी, है ना? कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। हाँ बिल्कुल, और रेवेन्यू सिस्टम बाली पर बेस्ड था। बाली जो कि एक वॉलंटरी ऑफरिंग या ट्रिब्यूट था। हाँ, विस यानी क्लैन मेंबर्स अपने राजन को देते थे। ये कंपलसरी नहीं था, अ काइंड ऑफ गिफ्ट। मतलब राजन की पावर एब्सोल्यूट नहीं थी? उसको कंट्रोल करने के लिए भी कोई सिस्टम था? जरूर, पावर को कलेक्टिव असेंबलीज के थ्रू एक्सरसाइज किया जाता था। 3 इंपॉर्टेंट असेंबलीज थी। विदा था सबसे ओल्डेस्ट, सेक्युलर और रिलीजियस दोनों।
मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें विमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी और ये वॉर बूटी को रीडिस्ट्रीब्यूट करती थी। ठीक है। फिर थी सभा, जो एल्डर्स और इलीट्स की काउंसिल थी, अ काइंड ऑफ एडवाइजरी एंड जुडिशियल बॉडी। अर्ली पीरियड में यहाँ भी विमेन, जिन्हें सभावती कहा जाता था, अटेंड करती थी। और तीसरी थी समिति। समिति द जनरल फोक असेंबली। ये पॉलिसी, वॉर, पीस और यहाँ तक कि किंग के इलेक्शन या री इलेक्शन पर डिसीजन लेती थी। इसी दौरान एक बहुत फेमस वॉर का जिक्र आता है, दसराजना वॉर, द बैटल ऑफ 10 किंग्स। हाँ, ये एक की इवेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन? रिवर परुष्णी, यानी आज की रावी। और कॉम्बैटेंट्स? एक तरफ थे सुदास, जो भारता ट्राइब के थे, और उनके अगेंस्ट 10 ट्राइब्स का एक कन्फेडरेसी। इसके पीछे प्रीस्ट का भी एक एंगल है, आई थिंक। हाँ, सुदास के प्रीस्ट थे वशिष्ठा, जिन्होंने विश्वामित्र को रिप्लेस किया था, जिसके कारण ये वॉर ट्रिगर हुई। रिजल्ट? सुदास की जीत हुई, भारता ट्राइब की सुप्रेमेसी इस्टेब्लिश हुई, और इसके बाद जो हुआ उसने नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री बदल दी। क्या हुआ? विक्टोरियस भारता ट्राइब और उनके मेन राइवल्स पुरु ट्राइब आपस में मर्ज हो गए और उनसे बनी कुरु ट्राइब, जिनके नाम पर आगे चलकर कुरुक्षेत्र पड़ा। गॉट इट। तो ये था अर्ली वैदिक पीरियड। इसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में पॉलिटी कैसे ट्रांसफॉर्म हुई? यहाँ से जनापदा का ट्रांजिशन शुरू हुआ, यानी अब फोकस ट्राइब पर नहीं, टेरिटरी पर था। राष्ट्र का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ और किंग की पावर ड्रामेटिकली बढ़ गई। अब उन्हें सम्राट या एकरात जैसे ग्रैंड टाइटल्स मिलने लगे। लेजिटिमेसी अब जंग जीतने से नहीं, बल्कि बड़े बड़े ग्रैंड रिचुअल से आती थी। और उन असेंबलीज का क्या हुआ? सभा, समिति, विदथा? उनका डिक्लाइन हो गया। ये पावर शिफ्ट का क्लियर इंडिकेटर है। विदार्था तो पूरी तरह से डिसअपियर हो गए। ओके। सभा अब सिर्फ एलिट्स की बॉडी बन गई, और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज, यहाँ से विमेन को एक्सक्लूड कर दिया गया। ओके। ये राइजिंग पैट्रियार्की का एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। और समिति? उसकी इंपॉर्टेंस भी काफी कम हो गई। सारी पावर अब किंग के हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो रही थी। पावर बढ़ी तो रिसोर्सेज की जरूरत भी बड़ी होगी। टैक्सेशन सिस्टम टैक्सेशन सिस्टम फॉर्मलाइज हो गया। जो बाली पहले वॉलंटरी था, अब वो मैंडेटरी हो गया। राइट। इसके अलावा भागा इंट्रोड्यूस हुआ, जो प्रोड्यूस का 1/6 हिस्सा किंग का शेयर होता था, और सुल्का भी, जो एक तरह का कस्टम्स या टोल टैक्स था। और ये सब पे करने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैश्यस की थी। करेक्ट, जो इफेक्टिवली ब्राह्मण और क्षत्रिय क्लासेस को सपोर्ट करते थे। इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए ऑफिशियल्स भी चाहिए थे। ब्यूरोक्रेसी एक एम्ब्रियोनिक ब्यूरोक्रेसी थी, जिन्हें रत्निन्स या ज्वेल्स ऑफ द किंग कहा जाता था। सत्तापथा ब्रह्मणा बताता है कि राजसूय सैक्रिफाइस के दौरान किंग इन सभी रत्निन्स के घर जाकर उन्हें ऑफरिंग्स देता था। ओके, तो इन रत्निन्स की लिस्ट एग्जाम्स के लिए क्रिटिकल होगी। बहुत। मैं कुछ की नेम्स और उनके फंक्शंस बताती हूँ। गो हेड। पुरोहिता, द चीफ प्रीस्ट, हाईएस्ट रैंकिंग। सेनानी, कमांडर इन चीफ। फिर वज्रापति, जो ऑफिसर ऑफ पास्चर्स था। ये लैंड कंट्रोल के लिए क्रिटिकल पोस्ट है। स्पासा, स्पाइज या मैसेंजर्स। यस। और फिर आते हैं फाइनेंस वाले, भागाधुगा, द टैक्स कलेक्टर। भागा कलेक्ट करता था। हाँ। संग्रहित्री, द ट्रेजरर, जो कोसा मैनेज करता था। फिर ग्रामनी, द विलेज हेडमैन। सुता, जो चैरियटियर या बार्ड था। प्रोपेगेंडा और क्रॉनिकलर दोनों। बिल्कुल। फिर स्थापति, द चीफ जज। क्षत्रिय, द चेम्बरलिन। तक्षण, द कार्पेंटर। और महेशी, द चीफ क्वीन फॉर डायनास्टिक कंटिन्यूटी। पॉलिटिक्स से अब आते हैं सोसाइटी पर। ये ट्रांजिशन लोगों की डेली लाइफ में कैसे दिखा? अर्ली वैदिक सोसाइटी। अर्ली वैदिक सोसाइटी काफी फ्लूइड थी। बेसिक यूनिट कुला यानी फैमिली थी, जिसका हेड कुलप्पा होता था। एक प्राइमरी डिवीजन तो था आर्या और दासा, दासियों के बीच। हाँ, वो जरूर था। कल्चर और वर्णा यानी स्किन कलर पर बेस्ड। लेकिन सोसाइटी के अंदर डिवीजन फंक्शन पर बेस्ड था, बर्थ पर नहीं। सोशल मोबिलिटी पॉसिबल थी। इस सोशल मोबिलिटी का कोई डायरेक्ट प्रूफ मिलता है? हाँ, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ऋग्वेदा के एक वर्ड्स में मिलता है, जहां एक व्यक्ति कहता है, आई एम अ बार्ड, माई फादर इज अ फिजिशियन, माई मदर ग्राइंड्स कॉर्न। एक ही फैमिली में 3 अलग अलग प्रोफेशंस। एग्जैक्टली। ये हाई सोशल मोबिलिटी को दिखाता है। लेकिन यहाँ एक पुरुषा सूक्ता ट्रैप है, जिसे स्टूडेंट्स को अवेयर रहना चाहिए। द पुरुषा सूक्ता ट्रैप, ये क्या है? ऋग्वेदा के 10th मंडला में पुरुषा सूक्ता है। ये पहली बार 4 वर्णास का जिक्र करता है, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। और कहता है कि वो प्राइमेरियल बीइंग या पुरुषा के बॉडी पार्ट से निकले हैं। राइट। एग्जाम्स के लिए क्रिटिकल नोट ये है कि 10th मंडला ऋग्वेदा का सबसे लेटेस्ट पार्ट है, और पुरुषा सूक्ता को एक लेटर इंटरपोलेशन माना जाता है। मतलब ये 4-fold वर्णा सिस्टम शुरू से नहीं था? नहीं, ये अर्ली वैदिक पीरियड के बिल्कुल एंड में आकर क्रिस्टलाइज होना शुरू हुआ। ओके, तो लेटर वैदिक सोसाइटी में ये सिस्टम कैसे सॉलिड हो गया? लेटर वैदिक सोसाइटी में ये एक रिजिड बर्थ बेस्ड हायरार्की बन गई। टॉप पर ब्राह्मण्स, जिन्हें भूदेवास या गॉड्स ऑन अर्थ कहा गया। उनकी रिचुअल्स और एजुकेशन पर मोनोपोली थी। हाँ। फिर
क्षत्रियज वॉरियर रूलर्स, तीसरे थे वैश्यज जो प्रोडक्टिव क्लास थे। इन्हीं को बलिकृत या ट्रिब्यूट पेयर्स कहा जाता था। और बॉटम में थे शूद्रास, द लेबर फोर्स। उन्हें उपनयना या सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी से डिनाई किया गया। अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अभी फुली फॉर्म नहीं हुआ था, बट सोशल एक्सक्लूजन शुरू हो चुका था। हाँ। इस वर्णा सिस्टम के अलावा क्या और कोई नए सोशल इंस्टीट्यूशंस इमर्ज हुए? पहला था गोत्र सिस्टम, जिसका लिटरल मीनिंग है काउपेन। हाँ, ये एक एक्सोगैमस क्लैन यूनिट बन गया। रूल ये था कि सेम गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। और दूसरा था आश्रमा सिस्टम। ये अपर 3 वर्णास, जिन्हें द्विजा कहते हैं, उनके लिए लाइफ के 4 स्टेजेस का ब्लूप्रिंट था। ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वनप्रस्था और सन्यासा। एग्जैक्टली। इन सारे सोशल चेंजेस का वुमेन की स्टेटस पर क्या असर पड़ा? यहाँ हमें एक क्लियर ट्रेजेक्टरी ऑफ डिक्लाइन दिखती है। अर्ली वैदिक पीरियड में विमेन का स्टेटस काफी हाई था। वो सभा और विदाता अटेंड कर सकती थी। उन्हें उपनयना का राइट था, स्वयंवरा का राइट था, चाइल्ड मैरिज नहीं था। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला जैसी फीमेल पोएट्स ने ऋग्वेदिक हिम्स भी कंपोज किए। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये सब बदल गया। बिल्कुल। उन्हें पॉलिटिकल असेंबली से एक्सक्लूड कर दिया गया, उनसे उपनयना का राइट छीन लिया गया। आइतेरिया ब्राह्मणा में एक जगह डॉटर को सोर्स ऑफ मिजरी और सन को सेवियर ऑफ द फैमिली कहा गया है। लेकिन इसके एक्सेप्शंस भी थे। हाँ, एलीट सर्कल्स में गार्गी और मित्रेय जैसी वुमेन आती हैं, जो उस टाइम के सबसे बड़े फिलोसोफर से डिबेट करती थी। मैत्रेयी का वो फेमस कोट, नॉट फॉर द लव ऑफ द हस्बैंड इज द हस्बैंड डियर, बट फॉर द लव ऑफ द सेल्फ। ये दिखाता है कि इंटेलेक्चुअल स्पेस कुछ एलीट वुमेन के लिए अभी भी ओपन था। तो सोसाइटी बदल रही थी, स्टेट्स बन रहे थे, इस सब के बीच रिलीजन का क्या रोल था? रिलीजन इस सब का आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन था। ऋग्वेदिक रिलीजन नेचर वर्शिप पर बेस था। मैक्स मिलर ने इसके लिए हीनोथीज्म वर्ड यूज किया है। हीनोथिज्म मतलब एक टाइम पर एक गॉड को सुप्रीम मानना बिना दूसरों को डिनाई किए? हाँ, वर्शिप का मेन तरीका यज्ञ या सैक्रिफाइस था, सिंपल और डोमेस्टिक। कोई टेम्पल्स या आइडल्स नहीं थे। और गोल्स बहुत प्रैक्टिकल थे। बिल्कुल। प्रजा यानी चिल्ड्रन, पशु यानी कैटल और धना यानी वेल्थ। और इस दौर के मेन गॉड्स कौन थे? सबसे इंपॉर्टेंट थे इंद्र, 250 हिम्स, पुरंदरा या ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, द गॉड ऑफ रेन एंड थंडर। अ परफेक्ट वॉरियर गॉड? यस। दूसरे नंबर पर आते हैं अग्नि, फायर गॉड, जिनको 200 हिम्स मिले हैं। वो दूता यानी गॉड्स और इंसानों के बीच इंटरमीडियरी थे। फिर थे वरुणा, जो रीता यानी कॉस्मिक और मॉरल ऑर्डर के प्रोटेक्टर थे। और सोमा, जो प्लांट्स और एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक के गॉड थे। और फिर लेटर वैदिक पीरियड में यहाँ क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? यहाँ रिलीजन एक कॉम्प्लेक्स सैक्रिफिशियल कल्ट में बदल गया। पैंथियन में एक बड़ा शिफ्ट आया। इंद्रा और वरुणा की इंपॉर्टेंस कम हो गई। उनकी जगह नए गॉड्स ने ले ली। हाँ, प्रजापति द क्रिएटर सुप्रीम हो गए, और रुद्रा यानी शिवा और विष्णु यानी द प्रिजर्वर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। और यज्ञोस का क्या हुआ? वो बहुत ज्यादा इलैबोरेट, कॉम्प्लेक्स और महंगे हो गए। अब बिलीव ये था कि रिचुअल्स में मैजिकल पावर है। इसी दौरान ग्रैंड पब्लिक सैक्रिफाइसेस पॉपुलर हुए। हाँ, एग्जाम पॉइंट। ये सीधे सीधे पॉलिटिकल पावर का प्रदर्शन थे, जैसे राजसूया रॉयल कॉन्सेक्रेशन के लिए, अश्वमेधा हॉर्स सैक्रिफाइस इंपीरियल सॉवरेनिटी क्लेम करने के लिए, और वाजपेया एक चैरियट रेस, जिससे राजा अपनी स्ट्रेंथ को रिस्टोर करता था। तो ये सब कुछ बहुत रिचुअलिस्टिक हो गया। इसके रिएक्शन में भी तो कुछ हुआ होगा। यस, इस एक्सट्रीम रिचुअलिज्म के अगेंस्ट एक पावरफुल इंटेलेक्चुअल रिएक्शन हुआ, जिसे हम उपनिषदिक थॉट कहते हैं। ये 800 से 500 BCE के आसपास इमर्ज हुआ। इसने फोकस कर्माकांडा से जानाकांडा पर शिफ्ट कर दिया। करेक्ट। पाथ ऑफ रिचुअल्स से पाथ ऑफ नॉलेज। मुंडका उपनिषद ने तो सैक्रिफाइसेस को अनसेफ बोट्स तक कह दिया। तो उपनिषद की सेंट्रल टीचिंग क्या थी? इसका कोर कॉन्सेप्ट था ब्रह्मन, द अल्टीमेट रियलिटी, और आत्मन, द इंडिविजुअल सेल्फ। और इसकी सबसे बड़ी टीचिंग थी नॉन डुअलिज्म। आत्मन इज ब्रह्मन। आत्मन इज ब्रह्मन? हाँ, इसी को महावाक्यास या ग्रेट सेइंग्स में एक्सप्रेस किया गया, जैसे तत्वम असि, यू आर दैट फ्रॉम छंदोग्य उपनिषद, और अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मन फ्रॉम बृहदारण्यक उपनिषद। और इसका गोल था मोक्षा, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, संसारा। एग्जैक्टली। ये सारे चेंजेस, पॉलिटी, सोसाइटी, रिलीजन आपस में कनेक्टेड लगते हैं। इसके पीछे का मेन ड्राइवर क्या था? टेक्नोलॉजी। एब्सोल्युटली। इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे टेक्नोलॉजिकल पिवट था। आयरन या कृष्णा आयास। आयरन एक्सेस से गैंजेटिक प्लेन्स के घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया। और आयरन प्लाउशेयर्स, जिसे सिरा कहते थे, उससे जमीन की गहरी जुताई पॉसिबल हुई। इससे एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ होगा। एग्जैक्टली। एक पूरा चेन रिएक्शन। स्टेप 1, डीप प्लाउइंग से सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, राइस और व्हीट का। स्टेप 2, इस सरप्लस ने एक नॉन प्रोड्यूसिंग वॉरियर और प्रीस्ट क्लास को सपोर्ट करना पॉसिबल बनाया। हाँ, और एक स्टैंडिंग आर्मी और टैक्सेशन सिस्टम को भी। स्टेप 3, और इन्हीं सबसे महाजनपदास जैसे बड़े टेरिटोरियल स्टेट्स का फाउंडेशन रखा गया। यस। और यहाँ एक डिबेट भी है कि ये टेक्नोलॉजी वेस्ट से आई या इंडिजिनस थी।
क्योंकि महलहार जैसे साइट्स पर 1800 BCE के आयरन टूल्स मिले हैं। तो अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। लेकिन इस नए दौर में कुछ डिबेट्स और कंट्रोवर्सीज भी तो हैं, स्पेशली रीसेंट साइंटिफिक रिपोर्ट्स को लेकर। हाँ बिल्कुल, रीसेंट फाइंडिंग्स ने पुराने नैरेटिव को काफी चैलेंज किया है। पहला है यूपी के सिनौली में हुई ASI की एक्सकवेशन C 1800 BCE। वहाँ चैरियट्स मिले हैं, चैरियट्स, एंटेना स्वॉर्ड्स और कॉफिन्स। ये उस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को चैलेंज करता है कि चैरियट सेंट्रल एशिया से आए थे। राइट। और डीएनए रिसर्च, वहां से भी एक बड़ा रेवलेशन आया है। 2019 की राखीगढ़ी डीएनए रिपोर्ट एक 4600 ईयर ओल्ड हरप्पन फीमेल स्केलेटन में स्टेप या आर्यन एंसेस्ट्री यानी R1A का कोई ट्रेस नहीं मिला। इससे ये थियरी स्ट्रांग होती है कि वैदिक माइग्रेशन हरप्पन डिक्लाइन के बाद हुई। हाँ। और तीसरा सरस्वती रिवर रिसर्च बाय ISRO, जो घग्गर हकरा सिस्टम को ही वैदिक सरस्वती आइडेंटिफाई करती है। इसका ड्राई अप अराउंड 1900 BCE भी ईस्टवर्ड माइग्रेशन से लिंक्ड है। ये सब आज भी रेलेवेंट है। जैसे सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद से है। हाँ। और इंडिया वर्सेस भारत डिबेट का रूट भी 10 राजन वॉर में भारत ट्राइब की सुप्रीमेसी में है। चलिए इन सब पॉइंट्स को जोड़कर एक क्विक रिवीजन स्नैपशॉट तैयार करते हैं। द ग्रेट कंपैरिजन, अर्ली वैदिक वर्सेस लेटर वैदिक। लेट्स डू अ रैपिड फायर। ज्योग्राफी, अर्ली में सप्त सिंधु, लेटर में आर्यवर्ता। इकोनॉमी, अर्ली में पैस्टोरल, लेटर में एग्रेरियन विद आयरन। पॉलिटी, अर्ली में ट्राइबल चीफ, लेटर में टेरिटोरियल किंग। टैक्सेशन, अर्ली में बाली, वॉलंटरी, लेटर में बाली, भागा, सुल्का, सब मैंडेटरी। सोसाइटी, अर्ली में इगैलिटेरियन, लेटर में रिजिड वर्ना बेस्ड। रिलीजन, अर्ली में नेचर वर्शिप, इंद्रा, लेटर में प्रजापति विष्णु और उसके रिएक्शन में ज्ञाना कांडा। पॉटरी, OCP से PGW, मेटल, कॉपर या आयास से आयरन या कृष्णा आयास। एग्जाम नोट के लिए ये पीरियड इंडिया का एक्सियल एज है, जो कर्म कांडा वर्सेस ज्ञाना कांडा की डायलेक्टिक एस्टैब्लिश करता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचना जरूरी है। वैदिक एज ने जो रिचुअल वर्सेस नॉलेज की डिबेट शुरू की, कर्मकांडा वर्सेस ज्ञानाकांडा, क्या वही फाउंडेशनल कॉन्फ्लिक्ट आज भी इंडिया के सोशल और स्पिरिचुअल लैंडस्केप को डिफाइन और ड्राइव कर रहा है? इस पर जरूर सोचिए। और इसी के साथ ये सेशन यहाँ खत्म होता है। हाँ। हमने पॉइंट बाय पॉइंट मतलब कंप्लीट टॉपिक को कवर कर लिया है। बिल्कुल। और अब वीडियो को दोबारा स्क्रब करके नोट्स बनाने में अपना स्टडी टाइम और एफर्ट्स वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। यू नीड टू रिवाइज स्मार्ट। तो टाइम बचाने में हेल्प करने के लिए वीव कंपाइल्ड एवरीथिंग इनटू अ सिंगल बंडल। हाँ। नाम है एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 1। करेक्ट। और ये सिर्फ मतलब स्लाइड्स की एक PDF ही नहीं है। नहीं। इसमें आपको मिलेगा द कॉन्सेप्ट स्लाइड्स यू जस्ट सॉ, हाई क्वालिटी माइंड मैप्स जो विजुअल मेमोरी के लिए होते हैं, Right. क्विक रिवीजन चीट शीट्स फॉर लास्ट मिनट रिव्यू, और सबसे जरूरी एंड अ सेट ऑफ हाईली रेलेवेंट MCQs टू प्रैक्टिस इमीडिएटली। हाँ, और हमने इसे सबके लिए एक्सेसिबल रखा है, तो पूरे बंडल की प्राइस है सिर्फ 25 रुपीज। सिर्फ 25। बेसिकली हमारे एफर्ट्स के लिए एक चॉकलेट। तो अगर सबसे कम प्राइस पे अपना रिवीजन मटेरियल लॉक करना है तो डिस्क्रिप्शन में या पिंड कमेंट में जो लिंक है उसे क्लिक करें राइट नाउ। हाँ, ये वीडियोस यहाँ तो हमेशा फ्री रहेंगे, बट इन नोट्स से मिला सपोर्ट इस चैनल को रन करने में हेल्प करता है। बिल्कुल। और अगर इस सेशन ने आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड की है तो पॉडकास्ट प्रेप माइंड मैप्स को सपोर्ट करें। डू हाइप दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपसे मिलते हैं अगले लेजर फोकस्ड सेशन में। बिल्कुल। लेट्स कीप लर्निंग। लेट्स कीप लर्निंग।